जगतपाल ने करीब पौने घंटे के बाद भीतर प्रवेश किया। पहली निगाह मोहनदास पर पड़ी, जिसके हाथ पांव टाई से बांध रखे थे। वह सोफे के करीब एक कालीन पर बुरे हाल में लुढ़का पड़ा था। फिर उसने प्रीतम सिंह को देखा, जो सोफे पर लेटा आराम करने के अंदाज में पड़ा था। हाथ में रिवॉल्वर इस तरह पकड़ कर रखी थी कोई छीन न सके। क्या हो रहा है? जगतपाल उसके पास पहुंचकर उससे बोला। आराम। प्रीतम सिंह आंखें खोलकर मुस्कुराया। जुगल किशोर कहाँ है? जगतपाल ने आसपास निगाहें दौड़ाई। मोहनदास की हत्या होने वाली, इसलिए जुगल गवाह के तौर पर इसकी जवान बीवी के बयान ले रहा है। ऊपर बंद कमरे में। साले ने भीतर से पक्के तौर पर चिटकनी चढ़ा रखी होगी कि बयानबाजी में कोई दखल न दे। जगतपाल ने मुंह बनाया। तो उसके साथ क्यों नहीं गया? कह गया है यार, अकेले में ही उसका बयान लेने का मन है। वह है वह है ही ऐसी जो देखेगा अकेले में ही। मैं कार में बैठा था, मुझे खबर नहीं कर सकता था। जगतपाल का स्वर शांत था। खबर मिलने पर तू भी मेरी तरह यही सोच रहा होता कि जुगल कौन से पेन से उस तबाही का बयान नोट कर रहा है। खासतौर से कौन से कागज पर नोट कर रहा है? प्रीतम सिंह ने हंसकर कहा। तेरी तरह फालतू सोचने की आदत मुझे नहीं है। उठ, कार में से ब्रीफ केस ले आ, नहीं तो कोई पार कर जाएगा। जगतपाल ने मोहनदास पर निगाह डाली। यह माना कि इसने गड़बड़ की है। माना क्या? लिख कर देने को राजी है? प्रीतम सिंह ने कहा। इसका ध्यान रखना। तभी मोहनदास कुलबुलाया। उसके मुंह में प्रीतम सिंह ने अपने दोनों गंदे हो चुके रुमालों का गोला बनाकर ठूंस रखा था, ताकि माफी मांग मांग कर उसके आराम में दखल न पैदा करे। प्रीतम सिंह ने उठते ही जगतपाल सोफे पर जा लेटा। साली सुस्ती। जगतपाल पर निगाह डालकर प्रीतम सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुबह करीब 4 बजे जुगल किशोर बयान लेने के बाद नीचे उतरा। बयान देने वाली उसके साथ ही थी, उसी नाइटी में। दोनों के चेहरे पर ऐसे लग रहे थे जैसे हिल स्टेशन से लौटे हों। प्रीतम सिंह रिवॉल्वर थामे था, बराबर कुर्सी पर बैठा जाग रहा था। मोहनदास की बुरी हालत हो चुकी थी बंधे बंधे। जगतपाल सोफे पर गहरी नींद में बस था, परंतु प्रीतम सिंह की हंसी की आवाज़ सुनकर फौरन उठ बैठा और गहरी निगाहों में से नाइटी पहने गवाही को देखा। प्रीतम सिंह भी गवाही को देखकर अजीब से अंदाज में हंस पड़ा था। गवाही भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। हो गई बयानबाजी? प्रीतम सिंह ने मुस्कुराकर जुगल को देखा। हाँ, हमारे बयान लेने की कोई गुंजाइश बची है? नहीं, सारा बयान दर्ज है। कागज में अभी तो जगह खाली नहीं बची। जुगल किशोर मुस्कुराया। साले को इतनी भी समझ नहीं कि बयान लेने के बाद कम से कम अंगूठा लगाने के लिए तो कागज पर जगह बची रहने दे। प्रीतम सिंह ने गहरी सांस ली। मैं कब से अंगूठा तैयार किए बैठा था। जगतपाल ने सिगरेट सुलगाई। कुछ खाने का मन कर रहा है, जगतपाल बोला। गुड। प्रीतम सिंह का मुझे भी भूख लग रही है। कहने के पश्चात तो उसने गवाही को देखा। क्या नाम है तेरा? है भी या नहीं? मोना, उसने दिलकश अंदाज में कहा। मोना डार्लिंग, हाउ स्वीट नेम। नाश्ता बनाना आता है या खाना ही आता है? बहुत कुछ बढ़िया बनाना आता है। बढ़िया आता है, देखता हूँ। प्रीतम सिंह ने जगतपाल से कहा। इस हरामजादे को बंधे बंधे ही किसी कमरे में खींच कर ले जा, खोलने की जरूरत नहीं। भारी लगे तो जुगल हाथ लगा देगा, वहीं से शूट कर दे। कहने के साथ ही प्रीतम सिंह उठा और रिवॉल्वर जेब में रख ले। तू कहाँ जा रहा? अपना यार तो डिनर करके प्लेटें तक हजम कर गया है। मैं जरा नाश्ते का ही काम चला लूँ। चलो मोना डार्लिंग, किचन में चलते, नाश्ते का प्रबंध करने। नाश्ता बनाने जा रहा है या हजम करने? जगतपाल ने प्रीतम सिंह को देखा। दोनों ही काम करने। प्रीतम सिंह हंसा। उल्लू का पट्टा। जगतपाल ने मुंह बनाकर कहा। प्रीतम सिंह ने मुस्कुराकर नाश्ते की बाह पकड़ी और कुछ खास अंदाज में बोला। कम ऑन मोना डार्लिंग। दोनों किचन की तरफ बढ़ गए। 10 मिनट बाद ही किचन में उन दोनों को फायर पर धीमा स्वर सुनाई दिया। तुम्हारा मोहनदास तो गया? प्रीतम सिंह ने हंसकर कहा। साला हमसे धोखाबाजी करता था। लेकिन मोना डार्लिंग ने तो जैसे एक शब्द सुने ही नहीं। वह तो प्रीतम सिंह को ब्रेकफास्ट कराने में व्यस्त थी। 12 बजे वह वापस पहुंचे। रूटीन के मुताबिक हमेशा की तरह जुगल किशोर रास्ते में प्रीतम सिंह और जगतपाल को उनके ठिकानों पर उतारता चला गया। कार की पिछली सीट ब्रीफ केसों से भरी पड़ी थी। जगतपाल कार से निकलता हुआ बोला, ज़रूरत हो तो भंडारी तक मैं साथ चलूं? नहीं, अब तो थोड़ा सा रास्ता है, कोई खतरा नहीं आने वाला, अपना शहर है। जुगल किशोर ने हंसकर कहा और जगतपाल से विदा लेकर कार आगे बढ़ाता चला गया। 20 मिनट बाद वह सट्टे बाजार की उसी इमारत में पहुंचा। भंडारी को आने की खबर दी और ब्रीफ केस उठाकर भंडारी केबिन में पहुंचाने लगा।
10 मिनट में ही वह सारे काम से फुर्सत पा गया। भंडारी ने मुस्कुराकर जुगल किशोर को देखा। फिर थोड़ा मत देख, माल को देख, गिन, संभाल और मुझे चलता कर। इस बार जल्दी निपट गए। भंडारी ने ब्रीफ केस पर निगाह मारी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, खास नहीं। मोहनदास ने गड़बड़ की, उसे खत्म कर दिया। जुगल लापरवाही से बोला। नोट तो उसके ले लिए ना? हाँ। भंडारी उठा और सारे ब्रीफकेसों को अलमारी में ठूंस कर अलमारी बंद करके चाबी जेब के हवाले की और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस चेक तो कर लेता। तेरा दिया माल चेक ही है। भंडारी मुस्कुराया। मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर पीठ थपथपा कर गोल्ड मेडल मेरे हवाले कर। जुगल ने मुंह बनाया। मुझे डिस्टर्ब मत करो, नंबर आने वाला है, इस समय ज़्यादा फुर्सत नहीं है। कहते हुए भंडारी ने आदत के मुताबिक केबिन के शीशे से बाहर शोर मचाती भीड़ पर निगाह डाली। मैं कल से सोया नहीं हूँ, 10,000 मेरे हवाले कर, मुझे जाना है। 10,000 किस बात के? भंडारी आंखें सिकोड़कर जुगल किशोर को देखा। किस बात की? ये याद है, याद में तय करते रहना, हिसाब हो जाएगा। जो घर हम मुझे मिलेगी उसमें से कट जाएंगे। मरा क्यों जा रहा है? जुगल किशोर ने तीखे सर में कहा। भंडारी ने बिना कुछ कहे ड्रॉ से 10,000 की गड्डी निकाल कर टेबल पर रख दी। जुगल ने गड्डी उठाकर फुरेरी दी और जेब ठूसता हुआ मुस्कुराया। अब तुझे फुर्सत है? हाँ। जुगल किशोर उठा। आज कौन सा नंबर लग रहा है? भंडारी, अपना काम कर, बता दे, तेरा क्या घिसता है? 5 नंबर लगने का चांस बहुत है। उसने काम में व्यस्त भंडारी बोला। पंजा पक्का है ना? पक्का ही हो सकता है। भंडारी ने सिर उठाकर उसे देखा। लेकिन तेरे क्या इरादे हैं? कोई इरादे नहीं, मैं तो नंबर के बारे में अक्सर तुमसे पूछता ही रहता हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं? कहने के साथ ही जुगल जाता हुआ बोला। बाय भंडारी, कल आ जाना। जो रकम लाया उसे खातों में उतारनी है, देने वालों के नाम चढ़ानी है। जुगल किशोर बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर पैदा हुए शोर से कान दुखने लगे। कल से नींद ले ली थी। आंखें लाल होकर भारी हो गई थी। क्षण पर सोचने के बाद जुगल दाईं तरफ पलटा और एक विंडो पर जा पहुंचा। नंबर आने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। जुगल ने 10,000 का दाम पंजे पर लगाने की सोच ली थी। जयंत, विंडो पर पहुंचकर जुगल किशोर ने भीतर झांका। अगली पर भीतर से आवाज आई। ओ जुगल भाई, कहो कैसे हाल है? अभी भी कभी याद कर लिया करो। याद फिर करूंगा। वह 10,000 की गड्डी निकाल कर भीतर सरकाता हुआ बोला। ये 10,000 पंजे पर लगा दे जल्दी। जुगल भाई तुम बोल मत, फटाफट कर। पंजे के खाते में 10,000 चढ़ा दे और मुझे रसीद दे दे। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। चंद ही सेकंड में जुगल किशोर के हाथ में 10,000 की रसीद थी और पंजे पर उसके 10,000 लग चुके थे। नंबर लगा तो 10 के 90,000 आने थे, न लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठन ठन गोपाल तो वो पहले से ही था। रसीद जेब में डालकर जुगल वापस भंडारी के केबिन में चला गया। तुम फिर कोई काम है? नहीं, मैं सोचा तू चाय की बिना ही खिसका दिया। जुगल बैठता हुआ मुस्कुरा। इसीलिए चाय पी कर ही जाऊंगा। चाय मंगवा। भंडारी ने उसे घूरा। और कोई बात तो नहीं है ना? चाय नहीं पिलाने तो चला चला जाता हूँ। जुगल ने गहरी सांस ली। भंडारी ने बिना कुछ कहे इंटरकम पर चाय का ऑर्डर दे दिया। भंडारी की तीखी निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर थी। जुगल किशोर शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। तो तूने इस काम के लिए 10,000 लिए थे? भंडारी ने कहा। तेरे को क्या तकलीफ है? जुगल ने हाथ में थमी रसीद उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा। मैं अपने माल को आग में फेंकूं? पंजा लग गया है तो 90,000 मेरे हवाले कर। 90,000 तो क्या, 90 लाख ले ले, मेरी जेब से नहीं जाता। लेकिन ये 90,000 शेर के मुंह को इंसानी खून लगने जैसा होगा। कल तू अपने कपड़े बेचकर और परसों तू खुद को भी किसी नंबर पर लगा देगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। जुए के जहर से दूर ही हो जा। आज तू गलती कर बैठा है, लेकिन फिर कभी गलती मत कर देना। 90,000? जुगल किशोर ने मुस्कुरा कर सिगरेट सुलगाई। ये शुरुआत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 90,000 तुझे मुसीबत में डालने जा रहे हैं। भंडारी, इसी याद कर ले, फिर कभी 1 रुपये भी किसी नंबर पर मत लगाना। भंडारी ने टेबल पर पड़ी रसीद उठाकर ड्रास से गड्ढे निकाल कर टेबल पर रख दी। अपना 10,000 ले ले जो तूने अभी दिया था। जुगल हंसा। अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। भंडारी ने 10,000 की गड्ढी उठाकर जुगल के चेहरे पर निगाह डाली। जुगल किशोर टेबल पर बाकी के 80,000 रुपयों को उठाकर अपनी कमीज के भीतर डालने लगा। भंडारी गंभीर स्वर में कह उठा। तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, अब किसी नंबर पर दाम मत लगाना। सुन लिया? मैं तेरा भला चाहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सट्टा किसी का सगा नहीं होता। अरे चिंता मत करे यार, दोबारा दांव लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो यूं ही अपने मजे मजे लगा दिया था।
तुम्हारा बताया नंबर फिट बैठा, जुगल हंसा। भंडारी के चेहरे पर कड़वे भाव उतरे। सब लोग शुरू शुरू में मजे मजे में दांव लगाते हैं और अक्सर नए आदमी के दांव लग जाते हैं, वही जीत जाते हैं। वो जुए का कुदरती उसूल है। भंडारी ने एक एक शब्द चबा कर कहा, जैसे कि तुम्हारा पहला दांव लग गया, लेकिन 2 बार दांव के बाद कपड़े उतरने शुरू हो जाते हैं। भंडारी, अब तू बोर करने वाली बातें करने लगा है। जुगल किशोर मुंह बनाकर बोला, चलता हूँ, नींद आ रही है। थका हुआ हूँ, कल आऊँगा। सोचता हूँ इन पैसों से कोई ठीक ठाक हालत में कार खरीद लूँ। पुरानी कार कई बार बहुत तंग करती है। तू इन पैसों की कार नहीं खरीद पाएगा जुगल। क्यों? क्योंकि इन पैसों से कल तो फिर दांव लगाएगा। और तेरा तो दिमाग खराब नहीं है भंडारी, जुगल किशोर ने उसकी बात को हवा में उड़ाने वाले अंदाज में कहा और पलट कर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जुगल किशोर मूड में था। ताज़ा ताज़ा 80,000 बैठे बैठे मिल गया था। सबसे पहले उसने कार पेट्रोल पंप पर रुकाई। उसकी कार देखते ही श्यामला दौड़ता दौड़ता पास आया। नमस्कार साहब जी, नमस्कार। जो पेट्रोल डलवा कर गया था उसके पैसे चुकता कर दिए थे। हाँ। आ- आपका कहा कैसे मना कर सकता हूँ। साला दांत फाड़ा था, मालूम है आज माल मिलेगा। जुगल किशोर ने मुंह बनाकर और जेब से 1,000 रुपये निकाल कर उसे थमाए। ले मर। श्यामलाल ने फौरन नोटों को जेब में खिसका लिया। तेल भर दूँ? नहीं, गाड़ी गैरेज पर देनी है धुलाई के लिए, कहते हुए जुगल ने कार आगे बढ़ा दी। 10 मिनट बाद जुगल किशोर गैरेज पर पहुंचा। सुरेंद्र, जुगल ऊंचे स्वर में चिल्लाया। कार के नीचे से निकलकर एक छोकरा फौरन हाजिर हुआ। जी साहब जी। साले, सुरेंद्र को बुला। उस्ताद केबिन में है, अभी बुलाता हूँ, कहकर छोरा भाग गया। जुगल कार से बाहर निकला। 50 वर्षीय गैरेज का मालिक सुरेंद्र उसके पास पहुंचा। कहिए जुगल साहब, कैसे हैं? बढ़िया भाई, कार छोड़े जा रहा हूँ, अच्छी सफाई कर देना, कोई गड़बड़ हो जाए तो वो भी देख लेना। कल 12 बजे तक कार फिट हो जानी चाहिए। जुगल कार पर हाथ मारकर बोला। आज तो टाइम नहीं है, कई कारें निकालनी है। कल सुबह इस पर काम शुरू करूँगा। 12 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए। हो जाएगी। जुगल ने 5,000 निकाल कर सुरेंद्र को थमाया। ये रख लो, सुबह तक पता नहीं बचे ना बचे, जो बच जाए उससे आगे काम के लिए रख लेना। मैं टैक्सी पर जा रहा हूँ, कार फिट वो रखना। कल 12 बजे तक मैं चला। कार को उधर साइड में लगा दे। सुरेंद्र नोट थामता हुआ छोकरे से बोला। कल सुबह आते ही इस पर लग जाना है। छोकरे ने ड्राइविंग डोर खोला और साइड में लगाने के लिए कार स्टार्ट करने लगा। जुगल किशोर अपने एक कमरे के फ्लैट पर वापस पहुंचा, जिसमें वह रंजन मेहता के साथ मिलकर रहता था और दोनों आधा आधा किराया मिलाकर देते थे। आ गया? रंजन मेहता उसे देखते ही बोला। भीतर प्रवेश करके जुगल ने जूते जुराबे उतार कर एक तरफ फेंकी और कमीज उतार कर कुर्सी पर फेंक दी। कमीज खोलते ही उसमें से नोटबुक की गड्डियाँ निकल कर फर्श पर गिरी। निरंजन में था, हड़बड़ाकर नोटबुक की गड्डियों को देखने लगा। मैं 2-4 घंटे सो रहा हूँ, गड्डियाँ संभाल ले, उठा कर ले लूँगा। तेरे से 3,000 लिया था, उसके बदले 3,500 निकाल ले, तेरा मेरा हिस्सा बराबर। इतना पैसा कहाँ से लाया? रंजन मेहता उलझन भरे स्वर में बोला। कलेक्शन के पैसे में हेरा फेरी की है? पागल तो नहीं हो गया तू? जुगल ने पूरा समूह बनाया। कलेक्शन के पैसे छेड़ कर मुझे मरना है क्या? उन सालों ने फौरन मेरा गला काट देना है। नंदराम सिंघाड़ा को जानता नहीं है क्या? सिंघाड़े को तो इतना नहीं जानता जितना उसके राइट हैंड जोत सिंह गठिया को जानता हूँ। तो फिर तूने कैसे सोच लिया कि कलेक्शन के पैसे छेड़छाड़ करूँगा? जुगल किशोर ने बेड पर लेटते हुए सिगरेट सुलगा ली। यूं ही मूड में आकर पंजे पर 10 लगा दिया था। भंडारी का ख्याल था पंजा आने वाला है, वही आ गया। 90 मिल गया। 90 मिल गया मुझे। साला, मार दिया ना हाथ। कहता था जुए में तेरी किस्मत नहीं है। 90,000 जीत लिए। रंजन मेहता के होठों पर गहरी मुस्कान थिरक उठी। अबे सुलगता क्यों है, संभल कर रख। नींद लेकर गड्डियों का भार देखूंगा। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने कस लिया और करीब तिपाही पर मौजूद एस्ट्रे में सिगरेट मसल का करवट लेते हुए आंखें बंद कर दी। जुगल किशोर की आंखें खुली तो शाम के 8 बज रहे थे। ताकि इसे टेक लगाकर सिगरेट सुलगाई और कस लिया। रंजन मेहता कमरे में नहीं था। जुगल बीते हुए हालत पर गौर करते हुए कस लेता रहा। उसके बाद उठा, नहा धोकर कपड़े बदलकर बाहर निकल गया। 2 घंटे इधर उधर टहलकर खाना खाकर वापस लौटा तो रंजन मेहता मौजूद था। कहाँ गया था? जुगल बैठते हुए बोला। काम से गया था। मैं तो समझा था मेरा माल लेकर खिसक गया। तो जुगल ने सिगरेट सुलगाई। रंजन मेहता ने मूड बनाया। 70,000 को तू माल कहता है? तो फिर तू कितने का माल कहता है? जुगल किशोर मुस्कुराए।
कम से कम 8-10 लाख तो होना चाहिए। अच्छा फिर तू क्या करे? तब सारा माल लेकर एक ऐसा भागोगे कि तू ढूंढते ही रह जाएगा। रंजन मेहता ने गहरी सांस ली। पीछे से जो गोली आएगी तो वो जानता है वो कहाँ लगेगी। जुगल किशोर ने बैंक से कहा, ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पर ही तो लगेगी। पीठ और जगह भी होती हैं, वहाँ भी गुम हो सकती है। मेरा निशाना तू जानता ही है। बेकार की बातें मत किया कर। मैं 8-10 लाख की बात कर रहा था। मजा किरकिरा मत कर। गोली घुसने के बाद आई तो मजा किरकिरा होने लगा। माल कहाँ है? तेरी टेबल की ड्रॉज में रखा है। पूरा है ना? 3.5 निकाल लिया है। हाँ वह तो तू निकालेगा ही, सब्र नहीं होता ना। जुगल उठा और आगे बढ़कर टेबल की ड्रॉज खोलकर देखा। मौजूद गड्डियों को देखा, पर ड्रॉज बंद कर दी। पूरी है? रंजन मेहता कड़वे स्वर में बोला। मैं गड्डियों को नहीं गिन रहा था, नोटों की खुशबू सूंघ रहा था। जुगल किशोर ने पलट कर मुस्कुराया। खुशबू मिली? नहीं। लगता कम है। ज़्यादा गड्डियाँ हो तो खुशबू आती है। खुशबू मिली? नहीं, लगता है कम है। ज़्यादा गड्डियाँ में तो हो तो खुशबू अलग ही आती है। कल फिर दांव लगा दे। नंबर आ गया तो पागल हो गया है। ये भी आएगा, ये भी जाएगा। जुगल ने मुंह बनाया और कुर्सी पर बैठ गया। तेरे जैसा डरपोक जिंदगी में कभी नावा नहीं पीट सकता। रंजन मेहता ने उसको उकसाना चाहा। जब मैं जुगल किशोर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जुगल किशोर ने अगले दिन 12 बजे गैराज पर पहुंचा। उसकी कार फिट फोर होकर तैयार खड़ी थी। सुरेंद्र! जुगल किशोर ने धूली चमकती कार पर हाथ मारकर ऊंचे स्वर में पुकारा। 5 मैकेनिक 3 अन्य कारों में व्यस्त थे। उस्ताद केबिन में अभी गए हैं, एक मैकेनिक ने काम करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। जुगल ने कार पर हाथ मारा और केबिन की तरफ बढ़ गया। सुरेंद्र केबिन की एक तरफ अपने काले हो गए हाथों को धोने में व्यस्त था। वह मैकेनिक वाले कपड़ों में था। स्पष्ट था किसी रगड़े वाली कार को ठीक करके हटा था, जो उसके चेलों के बस की बाहर थी। मेरी कार निपट गई? जुगल किशोर के पास पहुंचते हुए बोला। सुरेंद्र ने हाथ धोते हुए उसे कहा, देखा, फिर गर्दन घुमा ली। तबीयत तो ठीक है? सुरेंद्र ने मुस्कुराकर पुनः जुगल को देखा और सीधा होते हुए अपने कपड़ों के गीले हाथ पोंछने लगा। तबीयत तो ठीक है, मैं कुछ सोच रहा था। सोचते रहो, तुम्हारी सोच में मेरा कोई वास्ता नहीं है। जुगल किशोर ने होठ से कोड़े। क्या? केबिन में आओ। दोनों केबिन में पहुंचे। क्या है? जुगल लापरवाही से कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। सुरेंद्र आगे बढ़ा और अपने पुरानी से टेबल के नीचे एक ब्रीफकेस निकालकर टेबल पर रख दिया। जुगल किशोर ने पहले ब्रीफकेस को देखा, फिर भारी निगाहों से सुरेंद्र को। ये ब्रीफकेस तुम्हारी कार में मिला है। इसमें 2.5 लाख रुपया नकद है। पिछली सीट के नीचे दबा हुआ था। शायद मैं तुम्हें वापस न देता, लेकिन जानता हूँ ये तुम्हारा काम नहीं है। नंदराम सिंघाड़ा का और सिंघाड़ा का माल हजम करने में मेरी जान को खतरा पैदा हो सकता है। जुगल किशोर हक्का बक्का ब्रीफकेस को देखता रह गया। 2.5 लाख? ये 2.5 लाख मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं आने वाली मुसीबत से मुक्त हूँ। मैं मुक्त हुआ। जुगल किशोर के मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके हो रहे थे। कल भंडारी जल्दी में था। उस समय नंबर निकलने वाला था। उसके लिए ब्रेव किस पर विश्वास करके उन्हें वैसी अलमारी में रख दिया था, लेकिन वह ब्रीफ के सीट के नीचे खिसक गया होगा। कार में धुलाई के वक्त नजर आया होगा। जुगल किशोर का गला सूखने लगा। जुगल बाबू! सुरेंद्र ने पुकारा। जुगल किशोर की निगाह सुरेंद्र पर जा टिकी। आपकी कार तैयार है। जुगल किशोर ने खुद को संभाला और संभालते उठकर जबरन मुस्कुराया। मैं तुम्हारी शराफत पर बहुत खुश हूँ। रात से ही मैं ब्रीफ केस तलाश कर रहा था और वही कहीं रह गया था। कहते हुए जिगल ने टेबल पर बड़े ब्रीफ केस उठाए। तूने अपने पास न रखकर अच्छे किया मुझे दे दिया, वरना बात तो खुलनी थी और तू भारी मुसीबत में पड़ जाता। सुरेंद्र ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। बाय सुरेंद्र, मैं फिर आऊँगा। कहने के साथ जुगल किशोर केबिन से बाहर निकल गया। कार की तरफ बढ़ते हुए जुगल किशोर को महसूस हो रहा था जैसे उसके कदम सीधे सीधे नहीं पड़ रहे हैं। उसके कदम भारी हो रहे हैं और वो भी जाने क्या क्या लग रहा था, जबकि उसकी चाल बिल्कुल सामान्य थी। जुगल खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। कार के पास पहुंचकर बेहद सामान्य ढंग से जुगल ने खिड़की में हाथ डालकर ब्रीफकेस को सीट पर रखा और दरवाजे खोलकर स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। जुगल किशोर कुछ देर कार में बैठे रहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि केबिन में सुरेंद्र की तीखी निगाह उसे घूर रही है, जबकि सुरेंद्र टिफिन खोलकर सब कुछ भूलकर खाने में व्यस्त हो गया था। जुगल किशोर ने कार स्टार्ट की और बैक करके गैरेज से बाहर लेता चला गया था। जुगल को लगा जैसे उसकी ड्राइविंग ठीक नहीं हो रही थी। स्टीयरिंग ठीक तरह से उसे संभल नहीं रहा था।
उसके सड़क के किनारे कार रोके और इंजन बंद करके आसपास देखा। 2.5 लाख उसके पास हैं, जबकि भंडारी को पूरी पेमेंट कर चुका है। वो वसूली करके लाया था। पेमेंट भंडारी ने अलमारी में रख ली थी। अब पेमेंट कम हो या ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, भंडारी की थी। भंडारी की ड्यूटी थी कि पेमेंट लेते समय उसकी गिनती करे। तो 2.5 लाख वह हजम कर ले, उसके हो गए। जो होगा भंडारी के साथ होगा। उसकी जिम्मेदारी तो कल ही ख़त्म हो गई थी। रकम कम होने का भंडारी जिम्मेदार है, वही फंसेगा। उसने तो सारी पेमेंट कल ही उसके हवाले कर दी थी। पेमेंट कम थी तो उसे उसी वक्त कहना चाहिए था। एक दिन बाद उसकी कौन सुनेगा। तो दबा लें 2.5 लाख। जुगल किशोर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तब उसका ध्यान नंदराम सिंघाड़े की तरफ खिसका। बात ही ऐसी कि सिंघाड़ा तक पहुंचेगी और सिंघाड़ा ने ऑर्डर दनादन देने के जोत सिंह गठिया को कि मामला देख, और जोत सिंह गठिया जैसे जल्लाद आसानी से ये बात भांप ले कि गड़बड़ उसने की है। जुगल किशोर ने इस औरत से इस विचार से साथ फौरन सीधा होकर बैठ गया। मामला नहीं जमेगा। 2.5 लाख का लालच उसे मुसीबत में फंसा सकता है। बचने के चांसेस बहुत कम है। सिंघाड़ा और खासतौर से गठिया का मुकाबला, उनके सामने खड़ा होना उसके बस की नहीं थी। जुगल किशोर को अपना 2.5 लाख बैठता नजर आया। 5 मिनट में उसने फैसला किया कि कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। चुपचाप 2.5 लाख भंडारी के हवाले कर देने चाहिए। ऐसा करने से भंडारी भी खुश होगा, उसकी साख और पक्की हो जाएगी। कभी एडवांस वगैरह चाहिए तो भं- कभी एडवांस वगैरह चाहिए होगा तो भंडारी फौरन दे देगा। फैसला करने के बाद जुगल किशोर खुद को हल्का महसूस करने लगा। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अब स्टीयरिंग जैसे उसके काबू में थी। कार भी ठीक चला रहा था। वह सीधा भंडारी के पास पहुंचकर 2.5 लाख से भरा ब्रीफकेस उसके मुंह पर मारकर दिमागी सुकून पा लेना चाहता था। इस समय दोपहर के 12:30 बजे थे। 12:45 पर वो भंडारी के पास जा पहुंचा। सट्टे बाजार की हालत मछली बाजार जैसी थी। कुछ ही देर में नंबर लगने वाला था। जुगल किशोर के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात थी कि 2.5 लाख के नोटों से भरा ब्रीफकेस भंडारी की टेबल पर पटक दे। सट्टे बाजार का हाल हॉल पार करके वह केबिन के करीब पहुंचा और दरवाजा धकेलते हुए प्रवेश कर गया। भंडारी फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था। जुगल को देखते उसने बैठने का इशारा किया, परंतु फोन पर ही हो रही बात में व्यस्त रहा। जुगल किशोर के स्थान में कुर्सी की तरफ बढ़ा। हाँ ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन ध्यान रखना भविष्य में मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। हम जैसे लोगों के लिए ये नहीं है सट्टा। सुन लिया? कितने लगाना? 50,000 हो गए। मैं अपने पास से लगा देता हूँ, शाम को हिसाब कर लूँगा। और आज 3 या 7 दोनों में से एक नंबर लगेगा। दोनों पर 30-30 करके लगा देता हूँ। 30-30, 3-7 में जो भी लगा वसूली हो जाएगी। ठीक है, शाम को बात करूँगा। बैठते बैठते जुगल किशोर के कदम कुर्सी के पास ही जम गए। भंडारी ने रिसीवर रखा, सिगरेट सुलगा और जुगल किशोर से बोला, साला था मेरी बीवी का भाई, बेवकूफ़ सट्टे का 50,000 लगाना चाहता है। इस बार तो मैं लगा देता हूँ, शाम को घर जाकर उसकी खोपड़ी सीधी करूँगा। तुम्हारा साला नंबर लगा रहा है तो जीता। जुगल बराबर से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन कल से मैं इतना व्यस्त हूँ कि अंकों का हिसाब ठीक से नहीं लगा पा रहा हूँ। आज 3 या 7 में से कोई एक नंबर आएगा। भंडारी ने लापरवाही से कहा। तो मेरी तरफ से जयंत को 50,000 लगाने को कह दो। 3 और 7 पर, किसी पर किसी एक पर 20 और किसी एक पर 30। कहने के साथ ही भंडारी ने एक कागज़ पर जयंत के लिए रकम और 3-7 के अंक लिखे और जुगल की तरफ बढ़ा दिए। जुगल ने कागज़ थामा। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन, तनाव जलाग उठा था। इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ। अंक की घोषणा होने पर मुझे फुर्सत मिलेगी। भंडारी बजते फ़ोनों की घंटियों में व्यस्त होता और बोला, 10 मिनट की बात है। उसके बाद बैठकर तुम्हारी लाई कल की वसूली के खातों में चढ़ाएंगे। सिर्फ 10 मिनट डियर जुगल। जुगल किशोर ने सिर हिलाया और पलटकर केबिन का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। केबिन से बाहर आकर टिटका चेहरे पर कशमकश का भूचाल उभरना स्पष्ट नजर आ रहा था। कभी ऊँट भिज जाते तो कभी ठीक, कभी चेहरा तनाव से गिर जाता तो कभी वहाँ हल्कापन नजर आने लगता। आधा मिनट जुगल किशोर इसी स्थिति में रहा। भंडारी का दिया कागज उसकी मुट्ठी पर भींच कर रह गया था। फिर धीरे धीरे उसके कदम सट्टे की खिड़की तरफ बढ़ने लगे। चेहरा एक सपाट हो चुका था। होंठ बेहद मुनासिब ढंग से आपस में सट गए थे। वह बेहद सामान्य नजर आने लगा था, जबकि उसके दिल दिमाग पर जबरदस्त तूफान उठा हुआ था।
खिड़की के करीब पहुंचकर जुगल किशोर ठिठका। 2 क्षण बाद भीतर से किसी ने झाँका। "कैसे हो जुगल?" भीतर से जयंत की आवाज़ आई। जुगल किशोर ने फौरन खुद को संभाला और चेहरे पर सदाबहार मुस्कान ले आया। "बढ़िया, कैसे कट रही है?" जुगल ने सामान्य स्वर में कहा। "ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा क्या इरादा है?" जुगल किशोर ने भंडारी का दिया कागज खिड़की के भीतर किया। भंडारी ने दिया। "उसके किसी रिश्तेदार का माल है। 3 और 7 पर लगाना है। एक पर 20 लगा दो, दूसरे पर 30। समझ गया?" "समझ गया।" अगली पल जुगल किशोर का दिल जोरों से धड़का। पूरे जिस्म में कंपन हुआ, लेकिन फौरन उसने कुछ पल पूर्व किए फैसले को पक्का किया और हाथ में पकड़कर ब्रीफकेस खिड़की के साथ लगी छोटी सी शेल्फ पर रखा और लॉक हटाकर ब्रीफकेस खोला, फिर हाथ भीतर डाला। जुगल को अपना हाथ शून्य सा हुआ लग रहा था। "जयंत," जुगल किशोर को अपनी आवाज़ जैसे पराई लग रही थी। "हाँ, 3 और 7 अंक के लिए और रकम दे रहा हूँ," कहते हुए जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जो जीभ करी। "किसकी है किसी की? मेरे नाम पर नोट कर ले, ये ले।" कहने के साथ वो जुगल किशोर एक एक करके नोटों की गड्डी में को खिड़की के भीतर सरकाने लगा। एक दो बार उसकी निगाह भंडारी के केबिन की तरफ भी उठी, जिसका दरवाजा बंद था। एकाएक जुगल ने हाथ रोका। "कितना हुआ?" "12 गड्डियां, एक 20।" "1,20,000 को 3 अंक पर लगा दे, मेरे नाम पर। एक 30 और दे रहा हूँ, उसे 7 पर लगा देना।" कहने के साथ ही जुगल बाकी गड्डियां भीतर खिसकाने लगा। मिनट भर में ही काम निपट गया। 2,50,000 रुपया 3 और 7 अंक पर लग चुका था। जुगल किशोर खाली ब्रीफकेस के लिए एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बार बार उसकी निगाह भंडारी के केबिन के दरवाजे पर उठ रही थी। वसूली का 2.5 लाख भंडारी के हवाले करने की अपेक्षा सट्टे के अंक पर लगा दिया था। वह जानता था कि ये बहुत गलत काम किया है, लेकिन दिली दल में इस बात की तसल्ली थी कि 5-7 मिनट में नंबर आने ही वाला है। उसके बाद उसके पास लाखों रुपए होंगे। तब 2.5 लाख वो भंडारी के मुंह पर मार देगा। ये तो पक्की बात थी कि भंडारी के पिता 3-7 में से कोई एक नंबर अवश्य आएगा। 2 नंबर आया। दुक्का। जुगल किशोर को पैरों तले जमीन खिसकती महसूस होने लगी। सांसें जहाँ की तहाँ थम गई। मस्तिष्क में कुछ और सोचना छोड़ दिया। आंखों के सामने मौत नाच उठी। नंदराम सिंघाड़ा और जोत सिंह गाठिया के खूंखार चेहरे उसकी आंखों के सामने नाच उठे। सट्टे के कलेक्शन का 2.5 लाख रुपया दांव पर लगाकर वह हार चुका था। यह बात जग जाहिर होने की देर थी। उसके लिए मौत का तूफान उठ खड़ा होना था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कलेक्शन के पैसे नंबर पर नहीं लगाने चाहिए थे। भंडारी ने कल ठीक कहा था कि एक बार उस पर लालच हावी हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर क्या करे? जुगल किशोर को अपनी टांगे बेजान सी महसूस होने लगी, तो जाने कैसे वो आगे बढ़कर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। एक दिमाग में तो जैसे काम करना बंद कर दिया था। भय और खौफ उसके सिर लेकर पांव तक हावी हो चुका था। मौत आंखों के सामने नाच उठे थे। 2.5 लाख की भरपाई वो कैसे करेगा, जो कि बहुत जरूरी थी। 75-80 कल के नंबर पर जीते पड़े थे। 30-35 में कार बिक सकती थी। 1,10,000 15,000 हो गया। बाकी का 1,35 1,40 कहाँ से करेगा? इतनी बड़ी रकम कोई उधार नहीं देगा। 10-20-30 हज़ार से ज़्यादा उसका इकट्ठा नहीं होने वाला। कोई रास्ता नहीं है 2.5 लाख इकट्ठा होने का, खुद को बचा पाने का। इस तरह खड़ा रहकर भी कुछ नहीं होने वाला था। हाथ में पकड़ा खाली की ब्रीफ का जुगल किशोर ने वहीं नीचे रखा। सामने नजर आ रही लोगों की भीड़ पर निगाह डाली। उसमें से कोई खुशी से नाच रहा था। यकीनन उसका मोटा दांव लग गया था। काश आज की तारीख में वह भी खुशी से नाच रहे उन लोगों में से एक होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वह हो ही चुका था। शायद अपनी इस छोटी सी गलती की वजह से बेवकूफ़ी वाले लालच के कारण तबाही, बर्बादी और मौत के कगार पर आ खड़ा हुआ था। जुगल किशोर ने खुद को संभाला, परंतु पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। किसी तरह हिम्मत इकट्ठी करके भंडारी के केबिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। उसका दौरान इस दौरान उसका चेहरा निचड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काली स्याहियां कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी। सूखे होठों पर बार बार जीभ फेर कर उन्हें गीला करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन वह गीले न हो पा रहे थे। बेजान से हाथ से उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा और भीतर प्रवेश कर गया। भंडारी फोन पर व्यस्त था। टेबल पर बिखरे पड़े कागज और फाइलों को साथ साथ समेटे जा रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध और उखड़ापन था। एक एक भंडारी रिसीवर रखकर तीखे स्वर में बोला, 3-7 में से कोई भी नहीं लगा। मेरा साला मेरी जान को रो रहा है। मैंने क्या ठेका ले रखा है इस बात का कि मेरी भविष्यवाणी सही होगी?
अंकों का हिसाब लगाना होता है, हिसाब गड़बड़ा भी सकता है। 1 2 3 से तो वैसे भी इतना व्यस्त था कि मुझे अपनी होश नहीं थी। कहता है 50 में से 25 दूंगा, हराम का मालिक है। ये जो 25 देगा, नंबर लगाता है तो मेरे गले में फोनों का हाथ डालकर, और दांव में जीता तो लाखों रुपया लेकर खिसक जाता। फिर तो साले ने महीनों से शक्लें नहीं दिखानी थी, अब नंबर नहीं लगा तो दोष मेरे ऊपर दे रहा है। मैंने तो उसे पहले ही मना कर दिया था। मैंने किया था किसी भी अंक पर पैसा मत लगाओ, मरेगा। तब तब तो मेरी बात मानी नहीं। अब 50,000 आने पर है तब वो मचा रहा है। शाम को साले को सीधा करूंगा, उल्लू का पट्टा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए भंडारी ने जुगल किशोर को देखा। जब मैं जबरन किसी तरह से जुगल मुस्कुराया। तुम्हारे साले का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। जुगल को अब जैसे अपनी आवाज़ पर आई लगी। वह तो ठीक है, मैंने उसे समझाया। पहले तो माना नहीं। उसने सोचा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे अगर नंबरों के बारे में मुझे इतनी पुख्ता जानकारी होती तो मैं यहाँ बैठा होता, कब का मोटा नाम इकट्ठा करके भाग लिया होता। लेकिन जुआ कभी किसी का बाप का सगा हुआ है। भंडारी वास्तव में बहुत गुस्से में लग रहा था। लेकिन जुगल किशोर को उसकी बात सुनने की क्या होश ही कहाँ था। वह तो खुद मरा पड़ा था कि 2.5 लाख का क्या होगा, कैसे देगा। अगर बात गठिया सिंघाड़ा तक पहुंच गई तो हो गया काम। अब तो 2 मिनट में उसे खिसका देंगे, और इन सबसे बचने का उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ एक ही रास्ता था, 2.5 लाख रुपए का, जिसका इंतजाम पाना उसके बूते से एक बार की बात थी। भंडारी ने टेबल पर सामान समेट कर जुगल को देखा। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, जुगल ने सिर हिलाया। चेहरा तो बीमारी जैसा लग रहा है। माथा दर्द कर रहा है, ठीक हो जाएगा। कलेक्शन के खातों कलेक्शन को खातों में चढ़ा ले। अगर काम को तबीयत ना मान रही हो तो शाम की क्या ज़रूरत है, मैं बैठा हूँ, जो भी निपटना निपटा ले। भंडारी सिर हिलाता हुआ उठा और पीछे रैंक में से मोटा रजिस्टर उठा लिया। उसे टेबल पर रखने के बाद सिगरेट सुलगा कर कस लिया। अलमारी से तुम्हारा कलेक्शन निकालता हूँ। जुगल किशोर की जान शुक्र हो रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि कलेक्शन के पैसों को अब गिनती के साथ चढ़ाया जाएगा तो 2.5 लाख कम है। ये बात सामने आ जाएगी, उसके बाद उसका क्या होगा वह भी खुद भी नहीं जानता था। जुगल किशोर ने भी सिगरेट सुलगाई। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ कांप रहे हों। उल्टे सीधे ढंग से सिगरेट सुलगाता रहा, जबकि ना तो उसके हाथ कांप रहे थे, ना ही वो गलत अंदाज में सिगरेट सुलगा रहा था। ऊपरी तौर पर वो बेहद शांत और सामान्य नजर आ रहा था। भंडारी ने जेब से अलमारी की चाबी निकाली। जुगल किशोर ने आंखों में बंद कर ली। तभी फोन की घंटी बजी। भंडारी ने रिसीवर उठाया। फोन पर भंडारी की क्या बात हो रही थी, जैसे उसके कानों में कुछ पड़ नहीं रहा था। वह अपनी सोचों में व्यस्त था। वो पछता रहा था, डर रहा था। बड़े पैमाने पर अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कलेक्शन में 2.5 लाख गंवा कर उसने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी भूल की कि जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। बात खुलते ही उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा, उसे शूट कर दिया जाएगा। भंडारी ने रिसीवर रखा और सोच भरे अंदाज में बोला, जुगल, शाम को या फिर कल सुबह सुबह आ जाना। क्यों? कमाल है, सुना नहीं तुमने? गठिया का फ़ोन था, कोई ख़ास काम है, अभी बुलाया है। गठिया का जिक्र आते ही जुगल की जान सूखने लगी। हो सकता है ज़्यादा लंबा काम हो, अभी आ जाऊं या फिर देर भी लग सकती है। तुम शाम को ही आ जाओ, बढ़िया रहेगा। बैठकर 2 2 पैग भी मारेंगे। भंडारी के ऑटो पर मुस्कुराहट उभरी। जुगल किशोर उठ खड़ा हुआ। आ जाना, बहुत दिन हो गए एक साथ पैग मारे। आ जाऊंगा, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जुगल। भंडारी गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। बेहतर होगा तुम घर पर जाकर आराम करो, शाम तक ठीक हो जाओगे। जुगल किशोर ने ऑटो पर उल्टी उल्टी मुस्कान उभारी। हो गया, शाम को आऊँगा। कहने के साथ ही जुगल किशोर बाहर निकल गया। जुगल किशोर जब अपने कमरे में पहुंचा तो दोपहर का 2 2:30 का वक्त हो रहा था। रंजन मेहता वहाँ मौजूद था। बेजान से कदमों से आगे बढ़कर उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और बियर की बोतल निकालकर उस बाद उसे मुंह से खोला और बोतल का मुंह होठों से लगा दिया। हटाया तब जब आधी बोतल समाप्त हो गई थी। दूसरे हाथ में उल्टी हथेली से उसने होठों को साफ किया। चेहरे और आंखों में बेचैनी दौड़ रही थी। इस समय जुगल का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। शाम तक उसे सोचने का वक्त मिल गया था। वह आराम से सो सकता था। शायद करिश्मे की बात ही, शाम तक 2.5 लाख का इंतजाम हो जाए। लेकिन वह जानता था कि उसकी वह सोच बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बियर समाप्त करके वो बोतल टेबल पर रखी और जूतों से बेड पर आ लेटा। सिगरेट सुलगा ली। व्याकुलता से उसे आराम से कहीं भी टिकने न दे रही थी, न सोचने दे रही थी। सिंघाड़ा और गठिया का खौफ उस पर हावी था।
वो जानता था कि इन दरिंदों से बच नहीं सकता। बचने की कोशिश में भागा तो तो भी बच नहीं सकेगा। अलबत्ता और भी बुरी मौत मरेगा। शायद सामने रहने में कुछ दिन जिंदा रह जाए। जुगल किशोर सोच रहा था, हालात को समझ रहा था। आने वाले वक्त का भी उसे ठीक तरह से एहसास था कि क्या होने वाला है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एकमात्र रास्ता 2.5 लाख भंडारी को सौंपना था, लेकिन 2.5 लाख का इंतजाम वो नहीं कर सकता था। करीब 1 घंटे बाद रंजन मेहताब पहुंचा। बहुत जल्दी आ गया। जुगल किशोर पर निगाह डालकर वो कुर्सी से बैठ गया और जेबों से ढेर सारे नोट निकाल कर टेबल पर रखे और उन्हें गिनने में व्यस्त हो गया। रंजन मेहता गड़बड़ वाला काम करता था और जुगाड़ बिठा कर ठीक ठाक नोट माल ले आता था। जुगल ने कभी भी उसके धंधे पर बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वैसे भी जुगल को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। रंजन मेहता खुश नजर आ रहा था। जाहिर था आज कहीं से मोटा माल पीट लाया है। जुगल किशोर वैसे ही बेड पर लेटा छत को देखते हुए सोचे जा रहा था। आधे घंटे बाद रंजन मेहता ने फारिग होकर जुगल किशोर को देखा। इस तरह की चुप्पी जुगल किशोर की फितरत में मेल नहीं खाती थी। उसके होंठ सिकुड़ गया। जुगल, हाँ। जुगल किशोर ने उसकी तरफ गर्दन झुकाई। क्या बात है? क्या है? ये तो थोड़ा बैठा क्यों है? कोई बात हो गई है क्या? हाँ, जुगल किशोर का स्वर शांत था। क्या? जुगल ने रंजन मेहता की तरफ करवट ली और मुस्कुराया। गड़बड़ हो गई है क्या? तो क्या करेगी जानकर? अब गड़बड़ को संभाला नहीं जा सकता। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। रंजन मेहता की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ? तो 1.5 लाख का इंतजाम कर सकता है? 1.5 लाख? रंजन मेहता क्षण भर के लिए सबको आया। भगवान का नाम ले, 1.5 लाख मेरे पास होता तो बात ही क्या थी। 15-20 हज़ार पड़ा है, लेकिन मामला क्या है? सट्टे के कलेक्शन का 2.5 लाख रुपए मैंने आज नंबर पर लगा दिया और हार गया। रंजन मेहता के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। पागल हो गया तू? जो सच पूछ तो उस वक्त पागल ही हो गया था। अगर दिमाग ठीक रहता तो ऐसा करता ही क्यों? कहते हुए जुगल किशोर उठा और सिगरेट सुलगा ली। कई पलों बाद रंजन मेहता ने चुप्पी तोड़ी। तो अब क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा। शाम तक या कल सुबह तक 2.5 लाख कम होने का पता चल जाएगा। कलेक्शन तो तू कल करके लाया था। उसमें से 2.5 लाख रख लिया था क्या? रखा नहीं था, गाड़ी में रह गया था और रहना ही रहना ही मेरे लिए मुसीबत बन गई। पूरी बात बता। जुगल किशोर ने सारी बात बताई। सुनकर रंजन मेहता के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभरे। तेरे को भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि था कि सुरेंद्र कार में से निकला। 2.5 लाख से बराबरी पे तेरे को वापस कर दिया। ऐसे में तुझे वह 2.5 लाख सीधा भंडारे को दे देना चाहिए था और तूने 2.5 लाख गाँव में हार दिए। वाह अक्लमंद, क्या कहने। ये गलती हो गई यार, जुगल किशोर ने भारी स्वर में कहा, और अब गलती को सुधारा नहीं जा सकता। बात खुलने में ज़्यादा देर नहीं है, और खुलने पर क्या होगा तो बहुत भी थोड़ा बहुत तू भी सोच सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा सोच सकता हूँ। रंजन मेहता ने वोट बीच कर कहा। तेरे पास वास्तव में पैसे नहीं है? यकीन मान, जल्दी लौटा दूंगा। मेरे पर विश्वास मेरे मेरे यार विश्वास कर। विश्वास तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये बात तू भी जानता है। मैंने सोचा शायद कहीं से दाएं बाएं रखे हों। न दाएं बाएं और ना ही नीचे। बेटे, अब तू मरा ही सब मरा। जुगल किशोर के होंठों पर तनाव से उभरी फीकी मुस्कान उभरी। ठीक कह रहा है, तो बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तेरे पास कितने पैसे हैं? 15-20 होंगे। 30 का 30 की तू कार भी बेचूं तो 50। कुछ कल का पड़ा है 1.5 लाख। बाकी का 1 लाख कहीं से भी नहीं मिल सकता। किसी से 10-20 तक पकड़ सकता हूँ। 80 हज़ार फिर भी बच जाता है। जुगल किशोर की आवाज़ में विकलता भरी गंभीरता थी। और गाठिया की आदत मैं जानता हूँ। वह हरामजादा पूरा 2.5 लाख मांगेगा, एक पैसा भी कम नहीं। फौरन मांगेगा, जब तक पैसा पूरा नहीं होगा। फुटकर को तो वो हाथ भी नहीं लगाता। ऐसे में किसी भी वक्त 2.5 लाख की परवाह न करके वो मुझे शूट करने का ऑर्डर दे देगा। रंजन मेहता ने होठ काटते हुए जुगल किशोर को विचार भरी निगाहों से देखा। मैं 10 तक और कर दूंगा, बाकी का 70 हज़ार वह तू सोच। जुगल किशोर ने कहा। बार बार कई बार सोचा। महीने भर का वक्त मिले तो मैं कहीं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, बेशक किसी की तिजोरी क्यों ना साफ करना पड़े। एक एक रंजन मेहता ने कुर्सी उसके पास खींची और बैठा बैठता हुआ बोला। एक बात तो बता। जुगल किशोर ने व्याकुल निगाह रंजन मेहता पर टिकी। जुगल किशोर की व्याकुल निगाह रंजन मेहता पर जा टिकी। तूने कलेक्शन का पैसा कल भंडारी के हवाले कर दिया था? हाँ, और भंडारी ने अपने तौर पर कलेक्शन का पैसा तुझसे ले लिया था?
जुगल किशोर ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर चिंता क्यों करता है? रंजन मेहता के तेज स्वर में बोला। तू कलेक्शन का पैसा भंडारी को दिया, ये जिम्मेदारी भंडारी की थी कि चेक करता पूरा पैसा पूरा है कि नहीं। तुमने कलेक्शन का पैसा भंडारी को देकर अपनी ड्यूटी पूरी की। अब एक दिन बीत जाने पर अगर भंडारी शोर मचाता है तो 2.5 लाख कम है तो तुम्हारी भला से, तुम्हारा पल्ला तो साफ है, तुम कह सकते हो कि तुमने पूरा पैसा दिया है। भंडारी ने कहीं गड़बड़ की है, तू चिंता क्यों करता? जुगल किशोर के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। बच्चों जैसी बातें मत कर यार। क्या मतलब? ये कोई पुलिस का मामला नहीं है कि मैं ऐसा बयान देकर बच जाऊंगा। ये 2 नंबर के धंधे की बात है। यहाँ सबूत और गवाहियाँ नहीं चलती। नंदराम सिंघाड़ा और जोत सिंह गाठिया को समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि गड़बड़ मेरी तरफ से हुई है, और इस बात को साबित करने के लिए वो गवाह तलाश नहीं करेंगे, सीधे रिवॉल्वर की गोली से खोपड़ी में उतार देंगे। झूठ बोलकर तू जैसे ही खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दूंगा। झूठ बोलना इस मामले में मेरी दूसरी गलती हो। रंजन मेहता होंठ पीछे जुगल किशोर को देखता रहा। और फिर तुम सुरेंद्र को भूल रहे हो, गैरेज का मालिक सुरेंद्र। उसने ईमानदारी का सबूत देते हुए कार में छूट गया 2.5 लाख मेरे हवाले कर दिया। वह अपनी शराफत का डंका 10 जगह बजाएगा, यानी कि बात तो बाहर आना ही है। जुगल किशोर ने सपाट स्वर में कहा। मेरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। रंजन मेहता गंभीरता पर अंदाज में सिगरेट का कश लिया। तो अब जो होगा तेरे सामने होगा। फिर से बियर निकाल। शाम को 7:30 बजे फोन की घंटी बजी। जुगल किशोर कुर्सी पर बैठा था। रंजन मेहता बेड से टेक लगाए लेटा था। तो उठा। जुगल किशोर का स्वर शांत था। रंजन मेहता ने बेड से उठकर रिसीवर उठाया। हेलो, जुगल को फोन दे, स्वर भंडारी का था। ओ भंडारी साहब, रंजन मेहता ने जानबूझकर नाम लेकर जुगल किशोर को प्रश्न भरी निगाह से देखा। कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए हमारी मुलाकात। इतने में जुगल किशोर इशारे से भंडारी को अपने यहाँ न होने का इशारा कर दिया। जुगल को फोन दे, भंडारी ने रंजन मेहता की बात काट कर कहा। वह यहाँ नहीं है। कहाँ है? भंडारी स्वर में किसी तरह का भाव नहीं है। कुछ देर पहले गया है, शायद आसपास ही कहीं गया होगा, रंजन मेहता ने कहा। वह तो फोन करके कहना कि मैं ऑफिस में हूँ। इतना कहने के बाद दूसरी तरफ से भंडारी ने लाइन काट दी। रंजन मेहता ने गंभीर निगाहों से जुगल को देखते हुए रिसीवर रख दिया। भंडारी की बात करने का ढंग से पता चलता है कि जल्दी तुमसे बात करना चाहता है। जुगल किशोर कुछ नहीं बोला। उससे बात न करके कब तक बचोगे? मेरे ख्याल से उसे मालूम हो गया कि तुम्हारे कलेक्शन के दिए पैसे में 2.5 लाख कम है। रंजन मेहता के स्वर में चिंता थी। हो सकता है। जुगल किशोर ने आहिस्ता से सिर हिलाया। तुम्हें इससे बात कर लेनी चाहिए थी। क्या बात होनी मैं जानता हूँ, जुगल ने गंभीर स्वर में कहा। जितना वक्त आराम में निकलता है वो निकाल लेने दे। मुसीबत का वक्त तो शुरू ही होने वाला है। रंजन मेहता कंधे उचका कर रह गया। दोपहर को कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। जुगल बोला। खाने को ला दूं? ला दे। जुगल किशोर अजीब से ढंग से मुस्कुराया। हो सकता है बाद में कुछ खाने को भी नसीब ना हो। रंजन मेहता ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। रात को 10:30 बजे भंडारी खुद वहां पहुंचा। रंजन मेहता ने दरवाजा खोला। भंडारी ने उसे घूरा। ओ भंडारी साहब, आइए आइए। रंजन मेहता जैसे समान अंदाज में मुस्कुराया। जुगल आया? हाँ, भीतर है। तूने उससे बोला मेरे को फ़ोन करने को बोला? वो नंबर मिलाता रहा लेकिन शायद लाइन बिजी थी, इसलिए। भंडारी का हाथ आगे बढ़कर रंजन मेहता को एक तरफ करते हुए भीतर प्रवेश किया। जुगल कुर्सी पर बैठा था। भंडारी को देखते मुस्कुराया। कैसे हो? भंडारी उसे देखता हुआ आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। बैठिए। मैं 10 बजे तक तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करता रहा। भंडारी ने सिरगिट सुलगाई। लाइन बिजी थी, मैं ट्राई करता रहा। चाहकर भी जुगल किशोर के होंठों पर मुस्कान नहीं आ सकी थी। उसने रंजन मेहता को देखा। 2 पैक बना भंडारी के और मेरे लिए। तो पहुंचा नहीं? मैंने कहा था शाम को आना, रकम खातों में चढ़ानी है। कहीं काम पड़ गया था, फ़ोन कर देता। मैं तेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। भंडारी की आवाज़ शांत थी। बोला तो लाइन बिजी थी। जुगल ने सिगरेट सुलगाई। ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुझे आना पड़ा? भंडारी ने कश लेते हुए पहलू बदला। तुझे मालूम है क्यों आया? जुगल किशोर की निगाह भंडारी के चेहरे पर जा टिकी। और मुझे भी मालूम है कि तूने मुझे फ़ोन करने की कोई कोशिश नहीं की। लाइन बिजी होने का खामखा बहाना बना रहा है। भंडारी का स्वर सामान्य था। जुगल किशोर ने बेचैनी से रंजन मेहता को देखा, जो चंद कदमों के फासले पर खड़ा पैक तैयार कर रहा था। जुगल की निगाह पुनः भंडारी के चेहरे पर जा टिकी। तब तक रंजन दोनों हाथों के विस्की गिलास थामे करीब आया और एक भंडारी को दूसरे जिगर को थमा दिया। भंडारी ने घूंट भरा और मुस्कुरा कर रंजन मेहता को देखा। उम्दा विस्की है, विदेशी ब्रांड लगता है। जुगल लाया था। रंजन मेहता ने इस पर शांत स्वर में कहा। भंडारी ने जैसे
हौले सांस का जुगल किशोर को देखा। जुगल के तो मजे हैं, हमारी किस्मत में विदेशी ब्रांड का। भंडारी ने पुनः घूंट भरा। जुगल किशोर उसका व्यंग अच्छी तरह समझ रहा था। तुझे हैरानी तो हो रही होगी कि जुगल कि मैं अकेला कैसे आ गया। तूने सोचा होगा मेरे साथ सिंगाड़े के 2-3 दादा होंगे। भंडारी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अकेले से लाया हूँ कि शायद मामला तेरे बीच में निपट जाए, बात आगे न जाए। मैं जानता हूँ तू महारामी आदतों का मालिक है, लेकिन इस बात को भी जानता हूँ कि तू नंदराम सिंगाड़ा के सामने हरामीपन दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। गलती से कोई गड़बड़ी हो गई? बोल कैसे गड़बड़ी कर दी? 2.5 लाख कहाँ चला गया? जगह जुगल किशोर बिल्कुल शांत था, चेहरा सपाट था। उसने एक बार में विस्की का आधा गिलास खाली किया, फिर कश लिया। भंडारी की निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर थी। रंजन मेहता व्याकुल भाव से जुगल किशोर को देखे जा रहा था। वो जानता था कि इस समय बेहद शांति है। लगता है कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात का एहसास था कि उसे ये शांति तूफान के आगमन की सूचना थी। मौत के तूफान की शुरुआत थी। मैंने ना तो जानबूझकर कुछ किया, ना ही मेरा ऐसा करने का कोई इरादा था, जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा। होते होते वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भंडारी को ऐसे भंडारी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे मालूम हो क्या हुआ था। पूरी बात बताओ। एक ब्रीफ केस में 2.5 लाख थे। कार से जब वो ब्रीफ केस निकाल कर मैंने तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचा तो 2.5 लाख के नोटों वाला ब्रीफ केस पिछली सीट के नीचे सरक गया था। मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर आज फिर मुझे ब्रीफ केस के बारे में पता चला तो वह मैं तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पास आया था। हाँ, याद है जब तुम मेरे ऑफिस में आया था, तुमने ब्रीफ केस थाम रखा था। उसमें 2.5 लाख था। फिर वो कहाँ गया? भंडारी ने जुगल को देखते हुए सिर हिलाया हिलाया जा रहा था। तुमने अपने साले के पैसे 3-7 नंबर पर लगाने को लिए कहा तो समझ गया। भंडारी ने जल्दी अपना सिर हिलाकर कहा। तूने सोचा होगा 3 या 7 में से कोई नंबर लगेगा तो 2.5 लाख दे देगा और अपना भी लाखों बना देगा। जुगल किशोर ने सहमति में सिर हिलाया। एक एक भंडारी के चेहरे पर कठोरता उभर है। तेरे को नंदराम सिंघाड़े की याद नहीं है कि तब वो तेरा क्या हाल करेगा? जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जेब फेरी। जोत सिंह गठिया का वैश्यपन भी इसलिए तू भूल गया कि अभी तेरा नंबर लगने जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। भंडारी ने दांत पीछे हुए थे। जुगल किशोर के चेहरे पर घबराहट की भाव नाच पड़े। अभी तक तो बात मेरे तक ही सीमित, आगे नहीं गई। गठिया को हिसाब देने में 2 दिन और लटकाया जा सकता है। भंडारी ने गिलास खाली करके कहा। अपने आप को बचा ले, इंतजाम कर, कल 2.5 लाख मुझे दे देना। जुगल ने सूखे होंठों पर जी फेर कर पहलू बदला। भंडारी, मेरी हेल्प कर। जुगल किशोर ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की चेष्टा करते हुए कहा। हेल्प है? भंडारी का स्वर कहर से भर गया। मेरा बस चलता तो तुझे अब तक शूट कर देता। तो अच्छी तरह जानता है कि जरा से भी गड़बड़ करने वाले के लिए संगाड़ा का आदेश है, उसे जान से खत्म करता हूँ। तेरी मौत किसी भी समय हो सकती है, लेकिन मैं उस वक्त को याद करके हम अक्सर एक साथ बैठकर पीते रहे तेरे को बचाने का मौका देता हूँ। कल किसी भी वक्त मेरे पास 2.5 लाख ले आना। जुगल किशोर की आंखों में भय उभरा। भंडारी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर तू नहीं बच सकता। तूने काम ही ऐसा किया है मेहता। भंडारी गर्दन घुमाकर मेहता से कह उठा। एक पैग और तैयार कर, विस्की बढ़िया है। रंजन मेहता ने आगे बढ़कर विस्की का गिलास लिया। भंडारी, मैं 2.5 लाख देने से मना नहीं कर रहा। इनकार तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि सामने सिंघाड़ा है। भंडारी ने उसे घूर कर देखा। मुझे तो समझ आ रहा है कि तेरे जैसे समझदार इंसान को इतनी बड़ी गलती कैसे हो कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जैसे समझदार इंसान ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हो गई। जुगल किशोर ने एक भड़क कर कहा। जो हो गया अब उसमें उसमें तो मेरी सहायता कर। इस मुसीबत से मुझे निकाल। मैं निकालू? भंडारी ने दांत बीच गए। हाँ, मैंने हिसाब लगाया। इंतजाम करने के बाद 80-90 हज़ार कम पड़ते हैं। 80-90 तू दे दे, मैं जल्दी ही तेरे को वापस। मुझे अभी जीना है। भंडारी ने दांत भींच कर बात काटी। एक तो तूने सिंगाड़े के खिलाफ हेरा फेरी की, ऊपर से मैं उसकी हेरा फेरी को दबाने के लिए तेरी सहायता करूँ। सिंगाड़े को मालूम हो गया तो पहले वो मुझे गोली मारेगा, बाद में तेरे को। भंडारी, प्लीज़, मेरी जान बख्श। तू मरता है तो मर। भंडारी साहब, गिलास। भंडारी ने पास खड़े रंजन मेहता का गिलास लेकर घूंट भरा। वाह, ये पैक तो तगड़ा बना दिया। भंडारी ने हंसकर रंजन मेहता को देखा। रंजन मेहता के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकी। सुना तूने? कल तूने क्या करना है? भंडारी ने पुनः घूंट भरा। कल दिन में किसी भी समय तूने मेरे पास 2.5 लाख पहुंचाने हैं। मेरे मेरे पास में इतना है कि मैं तुझे 24 घंटा दे सकूं। अगर कल की तारीख में मेरे पास 2.5 लाख नहीं पहुंचे तो मजबूरन मुझे जोत सिंह गाटिया को फ़ोन करना पड़ेगा।
घटिया का जिक्र आते जुगल किशोर के माथे पर पसीने की बूंदें भरी। भंडारी, जुगल किशोर ने रुक स्वर में कुछ कहना चाहा, रुके स्वर में, कोई फालतू बात नहीं, कल 2.5 लाख। सिंगाड़ा के मामलों में मैं दोस्ती वाली बात नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी तू भी समझता है। भंडारी एक ही सांस में गिलास खाली करके उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, अच्छा बुरा तू जाने। जुगल किशोर ने जल्दी उठकर भंडारी की बात थाम लिया। भंडारी, कोई रास्ता तो? कोई रास्ता नहीं। नशे में तप आंखों से उसने जुगल किशोर को घूरा। ये बात तू भी जानता है और मैं भी। कोई रास्ता है तो तू ही बता दे, बता मैं क्या करूं, बोल। जुगल किशोर जानता था भंडारी के बस में कुछ भी नहीं है। भंडारी के जाते ही जुगल किशोर माथा थाम कर बैठ गया। रंजन मेहता कुछ नहीं कह सका, तसल्ली भी नहीं दे सका। इस बात को उसे एहसास था कि वक्त बीतने के साथ साथ हालत खतरनाक होते जा रहे थे। जुगल किशोर मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था। नंदराम सिंगाड़ा, जोत सिंह घटिया, उसके द्वारा हो चुकी गड़बड़ को सुनने के पश्चात उसके लिए फौरन मौत का फरमान जारी कर देंगे। अगले दिन जुगल किशोर सुबह 8 बजे ही निकल गया। सारा दिन भाग दौड़ करता रहा, कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए। न कुछ खाया, न ही पानी की बूंद गले से नीचे उतारी। मौत की तलवार उसकी गर्दन पर लटक रही थी। पैसे का इंतजाम करना बहुत जरूरी था, वरना वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मौत का खौफ उसे दौड़ाता रहा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। 15-20 से ज़्यादा का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, जबकि उसे 80-90 हज़ार की ज़रूरत थी। जुगल किशोर के लिए कोई ऐसी रकम नहीं थी कि जो ज़रूरत पड़ी हो, परंतु इस वक्त पहाड़ जितनी लग रही थी, क्योंकि इंतजाम नहीं हो पा रहा था। पीले फपक चेहरे लिए वह शाम को लौटा। रंजन मेहता बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। इंतजाम हुआ? उसे देखते मेहता ने पूछा, जबकि वह उसका चेहरा देखकर समझ गया कि नहीं हुआ। जुगल किशोर ने मरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठ गया। रंजन मेहता ने व्याकुलता से होंठ बींच लिया। अब क्या होगा? तुम अच्छी तरह से सोच सकते हो कि क्या होगा, जुगल किशोर ने फीके स्वर में कहा। और कोई और सामने होता, दूसरा मामला होता तो अपने ऊपर की सारी मुसीबत दूर कर देता, लेकिन ये नंदराम सिंगाड़ा जैसे खतरनाक ताकतवर आदमी का मामला है। उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। जो गलती मुझसे हो चुकी है वह 2.5 लाख की रकम इकट्ठा करने पर ही सुधर सकती है, और 2.5 लाख इकट्ठा होगा नहीं। भंडारी ने अपनी हाथ का इस्तेमाल करते हुए आज का दिन मौके के रूप में मुझे बचाने के लिए कहा था। वह दिन भी बीत गया मैं था। अब कभी भी मुसीबत मेरे सिर पर आ सकती है। रंजन मेहता अपनी व्याकुलता को छिपाने के लिए विस्की के गिलास तैयार करने लगा। तेरे जैसा दोस्त खोकर मुझे वास्तव में दुख होगा, मेहता अफसोस भरे स्वर में बोला। कश लेकर जुगल किशोर ने सिर हिलाया। हम चूक गए। मुझे वक्त मिला था इस मौत से छुटकारा पाने का, लेकिन उस वक्त न तो मुझे ध्यान आया, न ही तुम्हें। अब वक्त वापस नहीं आ सकता। जुगल किशोर के होंठ भिजते चले गए। कैसा वक्त? रंजन मेहता गिलास बनाकर पलटा। कल भंडारी आया तो वह अकेला था। जुगल ने होंठ बिछे हुए थे। अगर मैं कल भंडारी को ठिकाने लगा देता, उसकी हत्या करके लाश में फेंक देता, तो किसी को मालूम नहीं हो पाना था कि मैंने गड़बड़ की है। बात ढकी की ढकी रह जानी थी। रंजन मेहता ने गंभीर अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा करना तुम्हारे हक में अच्छा रहता, रंजन मेहता ने गहरी सांस लेकर कहा, और आगे बढ़कर गिलास जुगल को थमाया। लेकिन अभी वक्त नहीं लौटे। तभी फोन की घंटे बजी। रंजन मेहता के शब्द मुंह में ही रह गए। दोनों की आंखें मुड़ी। भंडारी का होगा, कहते हुए मेहता ने फोन की तरफ बढ़ा। ठहरो, जुगल किशोर ने खोखले स्वर में कहा, मैं बात करता हूँ। रंजन मेहता ने टिटक कर जुगल को देखा। फोन की घंटी बज रही थी। जुगल, रंजन मेहता व्याकुल स्वर में बोला, तुम इस शहर को से दूर भाग सकते हो, जहाँ कोई फायदा नहीं। चाहो तो चेक कर लो। भंडारी के आदमी सुबह से ही दिन रात मेरे पीछे लगे रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। भंडारी को मालूम है मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए पीछे लगे आदमियों को पक्के तौर पर ऑर्डर दे रखा होगा। अगर मैं शहर से भागता नजर आऊँ तो मुझे फौरन गोली से उड़ा दिया जाए। वह आदमी अभी वह आदमी अभी भी बाहर होंगे। जुगल किशोर ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। रंजन मेहता एकटक जुगल किशोर को देखता रहा। हेलो, जुगल किशोर ने रिसीवर उठाया। जुगल, भंडारी की आवाज़ थी। मालूम हुआ? तुमने दिन भर खाना भी नहीं खाया। पेट पेट से क्या दुश्मनी, कम से कम खाना तो खा ले। अब खा लिया कि नहीं? जुगल किशोर ने दांत सख्ती से भींच गए। बात तो करो। भंडारी, तुम 2.5 लाख इकट्ठा कर लिया होगा, भंडारी की आवाज़ में पुनः कान में पड़े। जुगल किशोर के चेहरे का तनाव एक गायब हो गया, परंतु चेहरे पर सख्ती छाई रही। हाथ में पकड़े गिलास के 2-3 घूंट एक साथ लिए।
मर गया क्या? भंडारी का कड़वा सा दोनों स्वर कानों में पड़ा। अभी तो जिंदा हूँ, जुगल किशोर का स्वर कठोर था। मैंने समझा मर गया, वक्त से पहले मरने वाला नहीं। जुगल के होंठों से गुर्राहट निकली। विस्की पी रहा हूँ, वही उम्दा वाली। भंडारी का तीखे स्वर कानों में पड़ा। हाँ आजा, बोतल खाली होने वाली है। जुगल किशोर का स्वर सकता। तू ही पी ले, मरते समय दर्द का एहसास कम होगा। 2.5 लाख नहीं इकट्ठे कर पाया तो? नहीं, गाठिया से बात कर ले, बता दे उसे। मजबूर हूँ, उसे बताना। पूरी बात सुने बिना ही जुगल किशोर ने रिसीवर रखा और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। अब गाठिया अपने आदमियों को भेजेगा तुझे लेने के लिए। वैसे कहते हुए रंजन मेहता ने अपने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में आतंक नाच रहा था। करीब 2 घंटे बाद प्रीतम सिंह और जगतपाल वहां पहुंचे। जुगल किशोर कुर्सी पर बैठा कष्ट लेता रहा। जोत सिंह कटिया के आदमियों के आने का इंतजार कर रहा था। बेल बजने पर रंजन मेहता ने दरवाजा खोला। उसे पीछे करके प्रीतम सिंह भीतर आ गया। मेहता दरवाजा बंद करने लगा तो दरवाजे पर जगतपाल आकर खड़ा हो गया था। रंजन मेहता घबराए अंदाज में पीछे खड़ा हो गया था। आजकल तो मजे आ रहे हैं जुगल भाई। करीब पहुंचकर प्रीतम सिंह ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ मारा। फिर सामने बैठता हुआ बोला, हम तो दूसरों के लिए मौत का फरमान बनकर आते थे, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारी लिस्ट में तेरा भी नाम लिख दिया जाएगा। जुगल किशोर ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। प्रीतम सिंह ने चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये तूने अच्छा नहीं किया जुगल, तेरे जैसा समझदार ऐसा काम करेगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। कम से कम ये तो देख लिया होता कि जिस माल को तू दांव पर लगा कर गंवाने जा रहा है वो नंदराम से गाड़ा जैसे इंसान का माल है। नसीहत देनी छोड़ दे यार, जगतपाल शांत स्वर में बोला। अगर इसका नंबर आ जाता तो लाखों के माल के साथ ऐसा कर रहा होता। हमारी तो इसे याद भी नहीं आनी थी। अपन जगतपाल ठीक कहता है। प्रीतम सिंह ने सिर हिलाया। क्यों जुगल, तुझे हमारी याद आती कि 10-20 हज़ार अपने गरीब भाइयों को भी दे दूं? जुगल किशोर के दांत बिछ गए। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जोत सिंह गठिया ने भेजा, जगतपाल ने शांत स्वर में कहा। उसने तेरे को अपने पास बुलाया। वह बोला अगर तू रास्ता भूल गया तो साथ चलते हुए हम तुझे रास्ता दिखा रहे हैं। जुगल किशोर के होठ चेहरे पर बेचैनी की तरह उछली। तेरे को चलना पड़ेगा, प्रीतम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तेरे को अच्छी तरह मालूम कि गठिया जो चाहता है वही होता है। हमें भेजने का मतलब है वह तुम्हें हर हाल में अपने सामने देखना चाहता है। तेरे साथ हम इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकते कि तुझे दोस्ती के साथ लेकर चलते हैं। जुगल किशोर के चेहरे पर बेहद कठोर भाव उभर गए। वह उठ खड़ा हुआ। मुझे किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहिए। जैसे ले चलना चाहते हो चलो। गठिया ने अगर मैसेज भी भिजवा दिया होता तो मैं उसके पास चला था। कहाँ जाना? गठिया के बंगले पर या ऑफिस में? बंगले पर है वो, चलो। जुगल किशोर ने होठों से गुर्राहट निकली। प्रीतम सिंह और जगतपाल की निगाह मिली। जुगल, मैं था कांपता हुआ घबराता सर जुगल किशोर के कानों में पड़ा। जुगल किशोर ने उसे देखा। रंजन मेहता के चेहरा दुख और अफसोस में लटक रहा था। जुगल किशोर के चेहरे पर छाए कठोरता के भाव कम नहीं हुए। मेहता, जुगल किशोर ने एक एक शब्द चबा कर कहा, मेरी वापसी की आशा कम है। अगर मेरी मौत की खबर मिली तो ड्राज में रखा पैसा इस्तेमाल कर लेना। रंजन मेहता के मोटे, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। थोड़ा बहुत हमारे खाते में भी डाल देना, प्रीतम सिंह ने हंसकर कहा। लेकिन उसकी हंसी में अफसोस शामिल था। प्रीतम सिंह ने इस बात का एहसास था कि जोत सिंह घटिया उसे शूट करने का ऑर्डर दे देगा। जुगल किशोर का चेहरा फक था, उड़ा हुआ रंग, आंखों में खौफ भरी उछलती परछाई, जोर जोर से धड़कता दिल। अपने शरीर को वह ताकतहीन महसूस कर रहा था। टांगे बेजान सी हो रही थी। वह मन ही मन हैरानी से जोधपुर सिंह गठिया के सामने सही सलामत ढंग से कैसा खड़ा हो तो कैसे हो। जोत सिंह गठिया कद सिर्फ 5 फीट का था। शरीर सामान्य था, न पतला नहीं मोटा, भीतर धंसे गाल। वैसी भावों को अपने आप में समेटे उसकी आंखें हमेशा सामने वाले को सिरा देने वाले अंदाज में चमकती रहती थी। उसके हाथों में पंजे किसी चमगादड़ के पंजों की बातें सूखे और पतले थे, जैसे हड्डियों के ऊपर पतली सी झिल्ली चढ़ी हो। उसके होंठ किसी 5 साल के बच्चे की तरह पतले और बिछे रहते थे, परंतु मुंह पर चमकते हुए बड़े दांत सामने वाले को खौफ से गिरा देते थे। गर्दन की चमकती हड्डियां और लटका मांस उसके वैश्यपन का द्योतक था। जुगल किशोर के शरीर से आधा था वह, लेकिन जुगल से कहीं बड़ा दरिंदा था। उसकी चुपती निगाह जुगल की आंखों में देखे जा रही थी। जुगल किशोर बेजान सा खड़ा था। चंद कम कदमों के फासले पर पीछे की तरफ प्रीतम सिंह और जुगतपाल सतर्क से खड़े थे।
कुछ देर मौत भरी निगाह बहुत मौत भरी खामोशी से बीच टहलने के बाद जोत सिंह गठिया इतनी बड़ी अपनी खास कुर्सी पर जा बैठा कि अगर पीछे से देखा जाए तो लगे कुर्सी खाली है। टेबल से सिगार उठाकर सुलगाया तो उसकी उंगलियों के हिसाब से 4 गुना मोटा था। तुम तो अच्छे खासे चल रहे थे, गठिया ने एक शब्द चबा कर कहा। फिर तुम्हें क्या हो गया? जुगल के होंठों पर कोई आवाज़ नहीं निकली, चेहरा फक रहा। अगर तूने कलेक्शन का पैसा हजम करने की कोशिश की होती तो अब तक तू बचता नहीं। मैंने मालूम किया जो तूने भंडारी को बताया कि इत्तेफाक से ब्रीफकेस कार की सीट में नीचे सरक गया था और तेरे को नजर नहीं आया। फिर गैराज वाले ने तेरे को ब्रीफकेस वापस किया और उसमें मौजूद 2.5 लाख को भंडारी के देने के वास्ते तू गया भी। यहाँ तक तो ठीक है, कोई अड़चन नहीं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन तूने पागलपन में पड़कर वह 2.5 लाख नंबर पर लगा दिया, जबकि तेरे को मालूम है सट्टा बाजार बेवकूफ़ लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जो दौलत हमें देकर कंगाल हो जाना चाहते हैं। तो भी उन बेवकूफ़ों में शामिल हो गया। जुगल चुप रहा। मैं समझता हूँ कि 2 मिनट के लिए तेरा दिमाग खराब हो गया था और कलेक्शन का 2.5 लाख तूने नंबर पर लगा दिया। बेईमानी बेईमानी जुदा बात होती है, ये बात जुदा है। तू बेईमान नहीं है, इसी कारण अभी तक तेरी सांसें चल रही हैं। जोत सिंह गठिया के चेहरे पर खूंखारता नाच रहे थे। अब की बार छोड़ देता हूँ, आगे इस तरह की कोई गलती मत करना वरना मरेगा। जुगल किशोर की सांसें जैसा अभी तक वहीं की वहीं अटकी थी। खौफ भरी आंखों में वो गठिया को देखे जा रहा था। मौत का सन्नाटा मोह व्याप्त था। अब बता, कल के दिन में 2.5 लाख वापस करता है? करेगा तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं। जुगल किशोर के शरीर में मौत की सिरन दौड़ी। जोत सिंह गठिया का रवैया मौत से भर उठा था। प्रीतम सिंह जगतपाल किसी बुत की तरह स्थिर खड़े थे। साले मुंह खोलेगा कि नहीं? गठिया के होंठों में दिल दहला देने वाला स्वर निकला। मैं कल शाम रकम जमा कर दूंगा। जुगल किशोर के होंठों पर सूखी कांपती आवाज निकली। जोत सिंह गठिया ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। भविष्य में ध्यान रखना, तेरा काम ठीक है इसीलिए तुझे मौका दे रहा हूँ, वरना मार देता तुझे। फिर कभी कोई गलती मत करना। सूखे होठों पर जीभ फेर कर जुगल किशोर ने दाएं बाएं सिर हिलाया। 2.5 लाख में 80-90 कम हो रहे हैं। जुगल किशोर खरखरा कर स्वर में कहा। वह मैं कुछ ही दिनों में नहीं। जोत सिंह गठिया ने मौत के भरे स्वर में कहा। कल की तारीख में 2.5 लाख भंडारी के पास पहुंच जाना चाहिए, कल रात 12 बजे तक। अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तेरा पैसा जमा हो गया तो ठीक, नहीं तो ये दोनों तेरे पास आएंगे। गठिया का इशारा प्रीतम सिंह और जगतपाल की तरफ था। जुगल किशोर कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। वह जानता था जोत सिंह गठिया के उसूल पक्के हैं। वह पूरा पैसा एक साथ अपने लिए वक्त मिलेगा, नहीं तो उसे मौत देगा। ले जाओ उसे। जोत सिंह गठिया के दांत बीच गए, चेहरा खूंखारता भरे भावों से भर उठा था। प्रीतम सिंह जगतपाल आगे बढ़े और दोनों ने उसकी एक बांह थामी और वहां से बाहर लेते गए। जुगल किशोर बिछाने की बातें उनके साथ था। पोर्च में खड़ी कार के पास आकर उसने जुगल की बांह छोड़ दी। बैठ, प्रीतम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तेरे को घर छोड़ देते हैं। जुगल किशोर के भीतर बैठने लगे, तभी जगतपाल का सतर्क स्वर में उनके कानों पड़ा। ठहरो, गठिया आ रहा है। सबकी निगाह दरवाजे पर उठ गई। ठीक उसी समय गठिया बाहर निकलकर टिटका था। उसकी खतरनाक निगाह जुगल पर थी। इधर आओ। प्रीतम सिंह जगतपाल ने उस जुगल की बांह पकड़ी और उसे गठिया के पास ले आए। एक बात कान खोल कर सुन ले, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना। अगर तू ये सोचे कि शहर से किसी का जान बच जाएगा तो भूल में रहेगा। वैसे कोशिश करनी हो तो करके देख लेना। वैसे कोशिश करनी हो तो करके देख लेना। शहर से निकलने में कामयाब हो गया तो तू जीत गया। फिर तुझे कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। बेशक वापस आ जाना इस शहर में, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। तेरी भागने की पहली कोशिश में तुझे गोलियों से भून दिया जाएगा। आदमी तेरे पीछे रहेंगे। मौत से भरे सर्द भरे स्वर में कहता हुआ गठिया पलटा और भीतर प्रवेश कर गया। प्रीतम सिंह जगतपाल जुगल किशोर को लिए कार में बैठे। जगतपाल ने कार आगे बढ़ा दी। मुसीबत मोल ली ना? प्रीतम सिंह तीखे स्वर में बोला। जुगल किशोर ने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। जोत सिंह गठिया का मूड नहीं लगता तेरे को छोड़ने का। प्रीतम सिंह ने खिड़की से बाहर अंधेरे गिरी रात और सुनसान सड़क को देखता हुआ बोला। समझ में नहीं आता इस समय कैसे तेरे को आने दिया। जुगल ने कश
लेकर निचोड़े चेहरे से प्रीतम सिंह को देखा। मेरा एक काम करते हैं। जुगल किशोर को स्वयं संयत नहीं था। क्या? प्रीतम सिंह ने उसे जवाब दिया। मुझे 80-90 हज़ार दे दे। इतने कम समय में मैं कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा? 2.5 लाख भंडारी के पास जमा करा दूं, बाद में तेरे को जल्दी पैसा लौटा दूंगा। प्रीतम सिंह ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। मेरे पास तो वैसे भी पैसे नहीं है। सर जगतपाल के पास हूँ। ये पैसे बचाता है। प्रीतम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जगतपाल को मैं कभी भी राय नहीं दूंगा इस मामले के लिए तेरे को पैसा देने का। अगर गठिया को भनक मिल गई कि 2.5 लाख तूने हमारे पैसों से पूरा किया, तो वह उसे ठीक नहीं समझेगा। जगतपाल, मैं जुगल किशोर ने जगतपाल से कहना लगा, इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मानता हूँ कि हम अच्छे दोस्ताना रहा, लेकिन वो गठिया को मेरी बात चुभे तो ये मुसीबत सिर पर लेने वाली बात होगी। जगतपाल ने सपाट स्वर में कहा, यह मामला निपटा है तो निपटा ले, निपट उसके बाद लाख आएगा तो लाख का उधार दे दूंगा। जुगल किशोर ने आंखें बंद कर दी और कार की पुश्त से सिर टिका लिया। गठिया कल रात सुबह 12 बजे के बाद तुम्हें भेजेगा। जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। क्यों? प्रीतम सिंह ने उसे देखा। मुझे शूट करने के लिए। जुगल, जगतपाल ने कार ड्राइव करते हुए सिर घुमाकर देखा। हौसला क्यों छोड़ता है? कल का सारा दिन तेरे पास है। 80-90 का इंतजाम आसानी से, जितना इंतजाम में कर सकता था कर लिया, नहीं कर सकता। जुगल किशोर ने थके हारे स्वर में कहा, मैं ऐसी पोजीशन वाला बंदा नहीं कि मेरी जुबान पर विश्वास करके मुझे कोई पैसा दे दे। रंजन मेहता हक्का बक्का जुगल किशोर को देखता रहा। उसके दुबारे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। आंखों में खुशी दौड़े। तू आ गया जुगल? हाँ। जुगल भीतर प्रवेश कर लिया। रंजन मेहता दरवाजा बंद करके पलटा। गठिया से बात हो गई? छोड़ दिया उसने तुझे? हाँ। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठता बोला। 2.5 लाख जमा कराने के लिए उसने कल रात 12 बजे का वक्त दिया है। आखिरी मौका, उसके बाद खेल खत्म। इसका मतलब है कि गठिया को नहीं मालूम कि भंडारी तेरे को पहले ही एक दिन मोहलत दे चुका है। मोहलत पूरी हो चुकी है। मालूम होता है गठिया कल रात तक की तुझे छूट न देता। ठीक कहते हो। जुगल किशोर ने बेचैनी से माथा रगड़ते हुए सिर हिलाया। लेकिन कल रात क्या क्या होगा? 2.5 लाख पूरे पूरे कर लेगा तू? जुगल किशोर ने होठ भींच गया। रंजन मेहता उसके पास आकर बैठ गया। कोई रास्ता निकाल अपनी जान बचाने के वास्ते। क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है? मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, और कर भी क्या कर रहा है? इससे अच्छी बात तो हो सकती है तेरे को 24 घंटे का वक्त मिल गया है। 24 घंटे में 80-90 तो क्या है, एक 24 लाख का इंतजाम कर सकता है। अपनी जान बचा। रंजन ने मेहता एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। जुगल किशोर के होंठ भिज गए। सच बात तो यह है कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। पैसे का इंतजाम करने का कोई और रास्ता नहीं बचा। इकलौता रास्ता यही बचा कि कहीं हाथ साफ कर दो। तो सोचता क्या है? सोच नहीं रहा। सोच से तो पार आ चुका हूँ। आते समय यही मन बना लिया था, लेकिन मेरे पास तो सोचता क्या है? सोच नहीं रहा। सोच नहीं रहा। सोच से तो पार जा चुका हूँ। आते समय यही मन बना लिया था, लेकिन मेरे पास आज की पूरी रात बची है और ये काम आज रात ही करना पड़ेगा। कर दे, जान है तो जान है। जुगल किशोर ने सख्त निगाहों से रंजन मेहता को देखा। मैं कब से इन धंधों से बाहर हूँ। कहाँ हाथ मारना है मालूम नहीं, किसके यहाँ कितना माल पड़ा है और भीतर का क्या नक्शा कहाँ है, घर में कौन कौन। तू इन धंधों से बाहर है, मैं तो नहीं। रंजन मेहता उत्साह से कह उठा। ठिकाना मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ। कब से वजह मेरी निगाहों में थी, लेकिन ठीक मौका नहीं मिल पा रहा था। कब हाथ साफ करूँ? फिर आज से बढ़िया मौका कौन सा हो सकता है? जुगल किशोर ने निगाह रंजन मेहता के चेहरे पर जा टिकी। जो भी हाथ आएगा उसमें से 2.5 लाख भंडारी को देकर अपनी जान छुड़वाना, बाकी का आधा आधा। काम से पहले रंजन मेहता ने सारा मामला तय कर लिया। जुगल भाई नई सिगरेट सुलगा कर कस लिया। जहाँ की बात कर रहा है वहाँ कुछ हाथ हाथ भी लगेगा? पक्का लगेगा। रंजन मेहता ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मरी से मरी हालत में भी 5-7 तो कहीं का नहीं गया। तुझे तू मुझ पर भरोसा रख। जुगल ने घड़ी पर निगाह डाली। रात को 1:30 बज रहा था। अगले ही पल वो संभाल कर बैठा। बता, कहाँ तुम्हारा जा सकता है? सुन नाम संदीप सक्सेना, स्टॉक एक्सचेंज का माना हुआ दलाल। हर रोज लाखों की डील करता है। लोगों की बड़ी बड़ी काली सफ़ेद रकमें उसके पास रहती हैं। किसी को पेमेंट देनी है तो
किसी से लेनी है। शेयरों को ब्लैक में बेचने के मोटे धंधे करता है और सस्ते में माल खरीदने के लिए हर समय रोकड़ा अपनी बगल में दबाए रहता है। ज़रूरत पड़ने पर आधी रात को भी कोई लाखों के शेयर हज़ारों के भाव फ़ौरन में पेमेंट पाने के लिए बेचने के लिए आ सकता है। इसलिए नीचे हर समय माल रहता है, पक्के से पक्का रहता है। जुगल के होंठ सिकुड़ गए। मामला चाचा? हाँ, कहाँ रहता है ये? पूछ मत, मेरे साथ चल। रात बीतने में 3 घंटे पड़े हैं और 3 घंटे तेरे जैसे शातिर के लिए बहुत होते हैं। आसानी से माल साफ किया जा सकता है। जुगल किशोर ने और से सिर हिलाया। एक बात ध्यान रखना, गाठिया के आदमी कहीं भी हमारे पीछे लगे नजर आ सकते हैं। उनसे उलझना नहीं, वह पीछे पीछे ही आने देना। उनसे बचने की चेष्टा नहीं करना। ऐसा कुछ किया तो उल्टे सीधे शक में वह हमें शूट भी कर सकते हैं। कैसे उल्टे सीधे शक में? ये कि सोच सकते हैं कि हम शहर से भागने की फिराक में हों। चिंता मत करो, ये काम उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। मैं तो विश्वास भरे सर में बोला। उठ। जुगल किशोर खड़ा हो गया। रंजन मेहता भी उठा। एक बात ध्यान रखना, संदीप सक्सेना के बंगले पर 2-4 लोग और भी रहते हैं, नौकर वगैरह। तो उसका छोटा भाई और बीवी, उसकी अपनी बीवी और बच्चे। पूरी फौज के साथ क्यों ना रहता हो। जुगल किशोर के जबड़ों में खसाव आ गया। जब भीतर जाऊंगा तो रुपये लेकर ही आऊंगा, बेशक कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहने के पश्चात जुगल किशोर ने जेब में से रिवॉल्वर निकाली और उसका चैम्बर चेक किया। चैम्बर में जो खाने खाली थे उन्हें भरा और तैयार रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। रंजन मेहता ने गहरी सांस ली। खामखा गोली मत चलाते रहना, जरूरत पड़े तो। 2:15 बजे रंजन मेहता जुगल किशोर को लेकर संदीप सक्सेना के बंगले पर पहुंचा। बंगला जिस इलाके में था वह शहर का अच्छा खासा इलाका माना जाता था। काफ़ी बड़ी जगह में बंगला बना हुआ था। बंगले के गेट के भीतरी तरफ लकड़ी का छोटा सा केबिन बना हुआ था, जो कि यकीनन दरबान के लिए होगा। रात का मौसम कुछ ठंडा सा, इसलिए दरबान गेट पर न होकर अपने केबिन में था। यकीनन नींद ले रहा होगा। कार में बैठे बैठे जुगल ने मिनट भर से सारा नज़ारा कर लिया। जुगल किशोर के होठों पर सख्ती थे। चेहरा मौत चेहरा मौत से भरे भावों में लिपटा था। देख लिया, ये है बंगला, रंजन मेहता बोला। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। रोशनी के क्षण भर के लिए उसका चेहरा चमका। क्या इरादा? रंजन मेहता की प्रश्न भरी निगाह अंधेरे में जुगल किशोर के चेहरे पर टिकी। तेरे को भी पता है क्या इरादा? जुगल किशोर ने दांत बीच कर कहा। ठीक है, बंगले के भीतर घुसने का इंतजाम करते हैं, मेहता ने कहा। सिर्फ मैं बंगले के मैं बंगले में जाऊंगा, तेरी जरूरत नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा। मुझे भीतर मुझे भीतर तेरी जरूरत महसूस नहीं हो रही, जुगल ने सख्त स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाजी पलटी तो तू 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 कार में बैठकर कार तैयार रख। मैं माल के साथ ही बाहर निकलूंगा। जुगल किशोर ने पक्के स्वर में कहते हुए कार का दरवाजा खोला। पीछे लगी सफ़ेद कार का ध्यान रखना, उससे पीछे छोड़ाने की कोशिश भूल कर भी न करना। उसमें घटिया के आदमी सिर्फ मुझ पर इस बात के लिए नज़र रखना है कि मैं शहर से दफा ना हो जाऊं। रंजन मेहता ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। चेहरे पर कठोरता आ गई। 150 गज पर वह सफ़ेद कार खड़ी खड़ी थी, जो उनके घर से निकलते ही पीछे लग गई थी। बिना छिपने की चेष्टा के बराबर फासला रखे वो पीछे थी। हरामजादे हमारा खाए पे और निकाले का पूरा हिसाब रख रहे हैं। मेहता दांत भींचकर बड़बड़ाया। सालों को गोलियों से उड़ा देना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं। वे गाठिया की ड्यूटी बजा रहे हैं, जुगल बोला और कार से बाहर निकल आया। कितने होंगे? क्या पता, कम से कम 2 तो होंगे। उनसे उलझने की कुछ चेष्टा मत करना, बार बार कह रहा हूँ। जुगल किशोर का कार का दरवाजा बंद करते हुए बोला। मैं जा रहा हूँ। रंजन मेहता की निगाह पुनः जुगल किशोर पर जा टिकी। मैं साथ चलता तो कार में ही रहे। भीतर कैसे भी हो हल्ला हो, बेशक गोली चले, तेरे को कार से निकलने या बंगले की तरफ आने की जरूरत नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अब रंजन मेहता क्या करता? जुगल किशोर सड़क पार करते हुए बंगले की तरफ बढ़ गया। रंजन मेहता की चिंता भरी निगाह उस पर टिकी कि जुगल अकेले ही बंगले के भीतर माल डूबने जा रहा। बंगले के भीतर क्या है, कौन है, बंगले का क्या नक्शा क्या है, जल्दबाजी में वह मालूम नहीं कर सके। ऐसे में कुछ भी हो जाना मामूली बात थी। बंगले के गेट के पास की दीवार फांद कर जुगल किशोर ने 4 दीवारी के भीतर कदम रखा। रिवॉल्वर निकालकर दबे पांव दरबान के केबिन की तरफ बढ़ा। उसके होंठ बिछे हुए थे, चेहरे पर खूंखारता के भाव नाच रहे थे, आंखों में खतरनाक चमक विद्यमान थी। दरबान के केबिन एक तरफ का हिस्सा शीशे का था। वहां से जुगल ने भीतर झांका। जुगल स्टूल पर बैठा दरबान केबिन की दीवार से टेक लगा नींद में डूबा हुआ था। जुगल किशोर बंगले के भीतर जाने से पहले बाहर ऐसा कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहता तो जो बाद में उसके लिए खतरा बने।
जुगल ने आहिस्ता से कदम केबिन का दरवाज़ा खोला और बेआवाज़ भीतर कदम रखा। जुगल की कठोर खतरनाक निगाह दरवान के नींद वाले चेहरे पर पड़ी। भीतर बल्ब जल रहा था, कहीं पर्याप्त रोशनी मौजूद थी। जुगल ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ से थामा और नींद में डूबे दरवान की कनपट्टी पर तगड़ा वार किया। दरवान के होठों से तीव्र करार निकली, वह आंख खुलने से पहले बेहोश हो गया। स्टूल से नीचे गिरने को हुआ था कि जुगल ने फौरन उसे संभाला और आहिस्ते से केबिन के फर्श पर लिटा दिया। जुगल ने नीचे होठों से आसपास देखा। उसके हाथ पांव बांधने के लिए वहां कुछ नहीं था। उसने इस तरह खोला छोड़कर जुगल किशोर को रिस्क नहीं लेना चाहता था। होश आने पर वह रगड़ा पैदा कर सकता था। जुगल किशोर ने केबिन के बाहर निकलकर आसपास निगाह डाली। केबिन की रोशनी कुछ दूर पोर्च पर जल रही ट्यूबलाइट के कारण अंधेरे में देखने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। 2-3 मिनट लगाकर जुगल ने ऐसी रस्सी तलाश की जो कि लॉन में एक बेल के साथ बंधी हुई थी। उस रस्सी से उसने बेहोश दरबान के हाथ पैर बांधे और उसकी कमीज फाड़कर उसके मुंह में ठूसे ताकि होश आने पर चीख चिल्ला न सके। फिर केबिन की लाइट ऑफ करके बाहर निकला। रिवॉल्वर हाथ में थामे पोर्च की तरफ बढ़ गया। पोर्च में कीमती कार खड़ी थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुख्य द्वार भीतर से बंद था। जुगल किशोर ने पूरे बंगले का बाहरी तौर से फेरा लगाया। सब खिड़कियां बंद थी। आखिरकार एक खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर उंगली डालकर चिटकनी खोली और भीतर प्रवेश कर गया। इस सारे काम में काबिल जिक्र आहट नहीं हुई थी। ये कमरा था, खाली था। उसमें पड़े सामान से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि कम से कम इस बंगले के मालिक लोगों में से तो कोई नहीं रह सकता। आगे बढ़कर जुगल किशोर ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वह छोटी सी गैलरी थी। करीब ही 2 कमरे बने नजर आ रहे थे। गैलरी के आखिरी सिर पर बड़ा विशाल ड्राइंग हॉल दिखाई दे रहा था। जुगल किशोर ने रंग ढंग से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि जैसे वह मरने मारने के इरादे से आया है। या तो लाखों लेकर जाएगा, वरना जो भी मिलेगा एक एक को भून देगा। उसे अपनी जान बचानी थी और इसके लिए वो 2.5 लाख की जरूरत थी। 2.5 लाखों को वह मरने मारने के इरादे से आया है कि या तो लाखों लेकर जाएगा, वरना जो भी मिलेगा एक एक को भून देगा। उसे अपनी जान बचानी थी, इसके लिए वो 2.5 लाख की जरूरत थी। 2.5 लाख को वह हर कीमत पर हर तरह पा लेना चाहता था। वो 2.5 लाख बल्कि 2.5 लाख रुपए की उसकी ज़िंदगी की गारंटी थी, और अपनी ज़िंदगी से कीमती चीज़ तो कोई नहीं होती। अगल बगल के दोनों कमरे उसने खोल दिए, खाली थे। जुगल किशोर ड्राइंग हॉल में पहुंचा। मध्यम रोशनी में जगमगाता खूबसूरत सजा हॉल नजर आ रहा था। वहाँ कोई भी नहीं था। बाएं तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही थी। रिवॉल्वर संभाले होंठ पीछे जुगल किशोर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक एक कदम वह बिना आर्ट की सावधानी से उठा रहा था। उसकी सतर्क निगाह उस खामोश वातावरण में तेजी से हर तरफ बराबर दौड़ रही थी। जुगल किशोर पहली मंजिल की गैलरी में पहुंचा। गैलरी में कारपेट बिछा हुआ था। जुगल किशोर ने सावधानी से कारपेट पर खड़ा हो गया। अब वह आर्ट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वह एक ही नज़र में उसने देख लिया कि वहाँ 5 कमरे, पांचों के दरवाजे बंद थे। दांत पीछे तैयार रिवॉल्वर पकड़े जुगल किशोर सावधानी से बंद दरवाजे के पास पहुंचा। हैंडल दबाकर दरवाजा खोला। वह खूबसूरत बेडरूम था और खाली था। कोई भी वहां नहीं था। जुगल ने भीतर प्रवेश करके 15 मिनट लगाकर पूरे कमरे की तलाशी ली। वहां से खोटा पैसा भी हासिल नहीं हुआ। गुस्से में दांत पीछे जुगल किशोर ने बाहर निकलकर अन्य कमरों के दरवाजे देखे। 2 दरवाजे भीतर से बंद थे। हैंडल दबाने से भी दरवाजे नहीं खुले, परंतु उससे अगला दरवाजा खुल गया। दबे पांव भीतर प्रवेश करके जुगल किशोर ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और होंठ बीचे निगाहें दौड़ाने लगा। कमरे में हल्के नीले रंग का लाइट बल्ब रोशन था। आधे मिनट बाद जुगल किशोर की निगाह कमरे की चीज़ों को देखने में व्यस्त हुई। उसे अंधेरे का एहसास नहीं हो रहा था। नाइट बल्ब का नीला प्रकाश कुछ भी देखने के लिए पर्याप्त था। कमरे में एक तरफ खूबसूरत वार्डरोब दीवार में फिट था। दूसरी तरफ छोटी सी प्यारी सी टेबल और वैसी ही कुर्सी पड़ी थी।
करीब ही बहुत बड़ी ड्राइंग टेबल थी, जिसमें 3 शीशे इस तरह लगे हुए थे कि सामने बैठा वो बैठने वाला अपना चेहरा हर तरफ से देख सके। इस तरह की 2-4 चीज़ें और भी वहाँ थीं। फिर जुगल किशोर की निगाह बेड पर गई, जहाँ कोई नींद में डूबा हुआ था। 2 पल तो जुगल किशोर बेड पर निगाहें गड़ाए रहा। अगले ही पल सकपकाहट भरे अंदाज में उसकी आंखें फैलती चली गईं। बेड पर एक ही शख्स मौजूद था, कोई युवती थी जो कि नींद में थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके शरीर पर सिर से पाँव तक कपड़े का नाम कुछ भी नहीं था। बिल्कुल साफ साफ थी और पीठ के बल लेटी, शरीर फैलाए सो रही थी। जुगल शरीर का सारा शरीर खड़क गया। चंद पलों के लिए वो भूल भी गए कि उसके सिर पर नंदराम सिंघाड़ा के नाम की मौत की तलवार लटक रही है, जिसे हटाने के लिए 2.5 लाख का इंतजाम की सख्त जरूरत है। जुगल किशोर ने खुद पर काबू पाया, अपनी रंगीन मिजाजी को किसी तरह दबाकर रिवॉल्वर थामे उस बेड के करीब पहुंचा। अब मात्र 2.5 फीट के फासले पर वह खुद नींद में डूबी 2.5 फीट के फासले पर वह खुद नींद में डूबी। हराम करने की तुली उसके चैन को हराम करने पर तुली थी। न चाहते हुए भी जुगल ने निगाह पुनः उसके सिर पर पाँव तक फिर गई। नाइट बल्ब की नीची रोशनी में उसे कुछ भी देखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। नींद में डूबा उसका मासूम चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वैसे भी खूबसूरत न भी होती तब भी खूबसूरत ही नजर आनी थी। नज़ारा ही ऐसा था। कठिनता से उसकी उम्र 28 बरस हो गई। लंबे बाल कोनों तक आ रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ ऐसे अंदाज में बिखरे हुए थे, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत युवती लग रही थी। जुगल की निगाह छाती के पश्चात वह रह रह उसके पेट के नीचे जाकर अटक रही थी। परफ्यूम की सुगंध उसके शरीर या फिर बालों से उठकर उसे नशे के सागर में ढकेल रही थी। जुगल किशोर ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। उसे बाहर कार में बैठे रंजन मेहता का ध्यान आया। नंदराम सिंघाड़ा की भी याद आई। जोत सिंह गाठिया का भी वैशी चेहरा उसके आंखों के सामने नाचा। भंडारी की आंखों में भरा कहर और वह खिड़की याद आई, जहां से 2.5 लाख भीतर सरकाकर 3 7 पर लगाकर वह खुद मौत के मुंह में लुढ़क गया था। जुगल किशोर फौरन संभल गया। बिना कपड़े वाले शरीर का भूत उसके सिर से उतरकर भाग गया। होंठ पीछे रिवॉल्वर वाला हाथ आगे बढ़कर उसकी छाती पर रिवॉल्वर की नाल लगाकर जोर से हिलाया। ठंडे लोहे का स्पर्श पाते उसकी आंखें खुली। वह फौरन उठ बैठी। नींद नींद में डूबी 2 पल तो असमंजसता भरी निगाहों से जुगल को देखते हुए माजरा समझने की चेष्टा करने लगी। ऐसे में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो बिना कपड़ों के है, और एकदम बेड पर बैठ जाने पर उसकी छातियां दिलकश नज़ारा पेश करने लगी थीं। उसकी इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जुगल किशोर दांत पीछे खतरनाक सा मुकुर रहा है। जुबान बंद, मुंह बंद, बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं। युवती को होश आया, वह हड़बड़ाई। अपने बिना कपड़ों वाले जिस्म पर ध्यान आया। उसने जल्दी से आसपास देखा, परंतु ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे वह अपने जिस्म को ढांक पाती। बैठी रहो, तुम ऐसी आज बहुत अच्छी लग रही हो, जुगल ने रिवॉल्वर हिलाकर कठोर स्वर में कहा। युवती ने खुद पर काबू पाकर चेहरे पर आई हैरानी की दबाने की उसने जरा से भी चेष्टा नहीं की। स्पष्ट नजर आ रहा था कि वो खुद पर काबू पा रही थी। कौन हो तुम? युवती ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अपने काम से काम रखो, जुगल ने दांत बीच कर रखा। युवती ने अपनी टांगों को इस प्रकार से गोड़ लिया, अपने जिस्म को छिपाने की जितनी सफल हो जाए उतना ही बहुत। मैं कपड़े ऐसे ही रहो, कुछ भी पहनने डालने की जरूरत नहीं है, जुगल कठोर स्वर में कहा। युवती ने जुगल किशोर के हाथ थामे रिवॉल्वर पर निगाह डाली। तुम भीतर कैसे आए? युवती का स्वर अब काफी हद में काबू था। वह हौसले वाली थी और उन उन लोगों में नहीं थे जो जरा सी बात पर हौसले छोड़ देते हैं। इस बात को छोड़ो कि मैं भीतर कैसे आया, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों का जवाब दो। कहते हुए जुगल ने एक पाँव बेड पर रखा। तुम कौन हो? सोनिया सक्सेना, मिसेस सक्सेना। कौन मिसेस सक्सेना? एक ही बार मैं पूरा परिचय दूँ, मुझे दोबारा कुछ न पूछना पड़े। सोनिया सक्सेना ने गहरी निगाह से जुगल किशोर को देखा। तुम तो काफी हैंडसम हो, जो लुटेरे भी नहीं लगते। वह मुस्कुराए। जुगल के दांत बिछ गए। से 93। सोनिया सक्सेना ने गहरी निगाह से जुगल किशोर को देखा। तुम तो काफी हैंडसम हो और चोर लुटेरे भी नहीं लगते। वह मुस्कुराए। जुगल ने दांत बीच गए। गुस्सा मत करो, वह मुस्कुरा रही थी। मैं मिसेस संदीप सक्सेना हूँ। संदीप सक्सेना कहाँ है? मुंबई, कल गया था। शाम तक उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। सोनिया सक्सेना ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम कौन हो? शेयर के खरीद फरोख्त में तुम्हारे पैसे भी खा गया क्या? जुगल किशोर की निगाह उसकी छाती में पड़ गई, तो चेहरे पर जा टिकी।
बंगले में और कौन कौन है? जुगल किशोर के दांत पीछे। मेरे देवर और उसकी बीवी कहाँ है? अपने बेडरूम में, कहते उसने गहरी सांस ली। तुम समझ ही सकते हो कि वह क्या कर रहे होंगे। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो बेडरूम में क्या कर रहा है। मैंने सोचा बता दूं। क्या पता तुम पूछ ही लो, उसने होंठ से कोड़ कर कहा। जुगल की निगाह उसकी उसकी छातियों पर गई, जो कि पहले की अपेक्षा कुछ कठोर हो गई थी और उन्हें अब छिपाने की कुछ खास चेष्टा नहीं कर रही थी। वैसे तो तुम अच्छे खासे हैंडसम हो। रात के इस वक्त मेरी इस हालत में मेरे सामने आ गए। अगर ऊपर वाले ने कुछ और मांगती तो वह भी मिल जाता। आज बहुत मन कर। शट अप। वह खामोश हो गई और मुस्कुराई। संदीप सक्सेना के घर में पैसे कहाँ रखता है? जुगल किशोर ने एक एक शब्द चबा कर पूछा। ये सब बातें संदीप से करो, मेरे से तो दूसरी बात करो, कहते उसने दोनों फैलाकर अंगड़ाई ली। जुगल किशोर ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बल मुट्ठी में जकड़कर झटक दिया। वह हौले से कराई। तुम इंसान हो या जानवर? चिल्लाकर क्रोध से बोली। रात के इस वक्त औरत की ऐसी हालत के सामने हो तो उसके साथ ऐसा करते हैं? मैंने पूछा। संदीप सक्सेना घर में पैसा कहाँ रखता है? जुगल किशोर का चेहरा खतरनाक हो उठा। क्यों? उसने अपने रात को इस वक्त औरत ऐसी हालत में सामने हो तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैंने पूछा। संदीप सक्सेना घर में पैसा कहाँ रखता है? जुगल किशोर ने चेहरा खतरनाक हो उठा। क्यों? उसने अपने सिर के बाल आज़ाद करवाए। मुझे चाहिए। उसने तुम्हारे पैसे दबाए हैं? क्यों? उसने अपने सिर के बाल आज़ाद करवाए। मुझे चाहिए। उसने तुम्हारे पैसे दबाए हैं तो उससे बात करो। मैं उससे कोई उसने मेरे कोई पैसे नहीं दबाए। मैं तुम्हारे पति को कभी देखा भी नहीं। सोनिया सक्सेना की आंखें सिकुड़ गईं। तुम पैसे लूटने आए हो? हाँ। देखने में तो लुटेरे लगते नहीं, ज़रूरत है इसलिए। तो यहाँ दान खाते खुले नहीं है कि ज़रूरत पड़े तो आकर। जुगल किशोर ने होंठों से गुर्राहट निकली। रिवॉल्वर की नाल सोनिया सक्सेना के गाल पर टिकी। सोनिया सक्सेना की आंखें में हल्का सा भय उतरा। तुम शायद भूल रही हो कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, और जो रिवॉल्वर की दौलत पाने के इरादे से कहीं आधी रात को घुसता है तो उसके इरादे खतरनाक ही होते हैं। जुगल किशोर की आंखों में उसकी वैसी चमक उभर आई। जो काम मैं करने आया हूँ इसमें तुम्हारे लिए कोई कहीं भी रियायत की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि मेरी निगाह तुम्हारे चेहरे से नीचे नहीं अटक रही, जबकि तुम इस हाल में हो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे इशारे पर चलो। सोनिया सक्सेना को शायद पहली बार रिवॉल्वर के खतरनाक रुख का एहसास हुआ, जिसकी ठंडी नाल उसके गाल के साथ सटी हुई थी। मेरी बात समझी? जुगल किशोर के स्वर में दरिंदगी टपक रही थी। सोनिया सक्सेना ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, किसी को चुकाने, न दिए तो मेरी जान जाएगी। उठो और बताओ कहाँ है? संदीप सक्सेना की हराम की दौलत। तुम नहीं बताओगे तो तब भी दौलत की तलाश कर लूँगा, लेकिन उस हालत में तुम जिंदा नहीं बचोगी। कहने के साथ ही जुगल किशोर का हाथ हिला और रिवॉल्वर की नाल वेग के साथ सोनिया सक्सेना की गाल पर पड़ी। उसकी होठों से दबी दबी चीख निकली। भीतर से गाल फट जाने की वजह से होठों के कोने में खून छलक आया था। वह सहम सी गई थी। जुगल किशोर की आंखें सुर्ख भर गई थी। दांत पीछे कठोर चेहरा। उठ। जुगल किशोर मौत से भरे सर्द स्वर में बोला। बता कहाँ पड़ा है माल? सोनिया सक्सेना जिस्म भय से कांपा। वह हिली। नीचे उतर। सरकते हुए आगे आई। बेड से उतरकर खड़ी हो गई। जुगल किशोर के खतरनाकपन का एहसास उसे हो चुका था और वो बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं कपड़े पहन। इन कपड़ों में क्या बुराई है? 96।